Academy. My name is Mohit Sawant. As you all know, you must have seen the thumbnail of this video. Today we will be discussing one of the most important document Government of India publishes or the Ministry of Finances publishes on the annual basis before the budget comes out. Every new year starts with for UPSC aspirant, every new year starts with this particular document, as we can say, economic survey, and then subsequently the budget is presented in the parliament. Okay, so today we will be discussing in-depth analysis of chapter number 1 to chapter number 5 of your economic survey. तो ये शुरुआत है, तो इसीलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे एंड व्हाई दिस इकोनॉमिक सर्वे इज बीइंग टेबल्ड इन द पार्लियामेंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट इज द पर्टिकुलर वी कैन से क्रक्स ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट कि व्हेन वी से दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, तो अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फरवरी 2026 को, तो इसका मतलब है तो इकोनॉमिक सर्वे ये 2026 के लिए होगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं. ओके, दिस इकोनॉमिक सर्वे इफ यू कैन सी इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026, it means economic survey is the basic document of government of India which shows us the status of overall Indian economy from the past 1 year, that is 2025 से लेके वी कैन से फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक. तो ये जो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है, इसकी जो हेल्थ है इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी की हेल्थ फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, पब्लिक फाइनेंस, ये सारी चीजों से जो कुछ भी आप बेसिक सीखते हैं इकोनॉमी का कंसेप्ट्स या फिर इकोनॉमी के टॉपिक्स, उन सारी चीजों का एक लेखा जोखा होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे. ओके, तो प्लीज फर्स्ट बेयर विद दिस थिंग कि इकोनॉमिक सर्वे इज ऑफ 25-26. ओके, कुछ पहले फैक्चुअल चीजें बेसिक कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन विल गो इनटू द दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे. तो दिस इज फॉर 25-26, बट इफ यू सी द बजट डॉक्यूमेंट which will be tabled in the parliament on 1st of February, तो वो डॉक्यूमेंट अगर आप देखोगे तो उसे कहा जाता है बजट ऑफ 26-27. ओके, तो बजट इज फॉर नेक्स्ट ईयर एंड इकोनॉमिक सर्वे इज ऑफ प्रीवियस ईयर. प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, देन द सेकंड एस्पेक्ट इज who prepares this economic survey. So there is a economic division of Ministry of Finance which prepares this economic survey, and this economic survey is being prepared under the guidance of Chief Economic Advisor. Now you have to tell me in the comment section ki who is the Chief Economic Advisor currently working with Government of India. That you have to tell me in the comment section. ऐसे कुछ फैक्चुअल चीजें मैं आपसे डेफिनेटली पूछूंगा, एंड सो उससे मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग एंगेज हैं या फिर एंगेजमेंट लेवल इस वीडियो के लिए क्या है. Okay, so Chief Economic Advisor is responsible primarily to prepare this economic survey, and he tables this economic survey in the both houses of the parliament before the budget get presented. Okay, please focus on my wordings. I am telling here budget gets presented. I am not saying that budget is presented भी कह सकते हो, tabled भी कह सकते हो. I am not saying here that budget is passed. बजट टेबल्ड होता है या फिर बजट आपका प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में 1st of February को, उसके एक दिन पहले ये इकोनॉमिक सर्वे प्रोड्यूस किया जाता है या फिर पार्लियामेंट में पब्लिश किया जाता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं. दिस वाज नॉट द ट्रेडिशन. इफ वी गो इनटू द हिस्ट्री, दिस इकोनॉमिक सर्वे स्टार्टेड पब्लिशिंग फ्रॉम द ईयर 1951. 1951 से ये स्टार्ट हुआ था पब्लिश होना, लेकिन 1951 से जब ये शुरू हुआ था तो वी कैन से कि दिस डॉक्यूमेंट इज बीइंग टेबल्ड इन द पार्लियामेंट अलोंग विद द साइड ऑफ बजट ओनली फ्रॉम 1951. But as we go on progressing, 1964 was the year when this document of economic survey gets separated from the budget document, and 1964 से ये एक रिचुअल शुरू हुआ कि पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होगा या फिर पार्लियामेंट में टेबल होगा, एंड देन सब्सिक्वेंटली बजट पार्लियामेंट में टेबल होगा. तो 1964 से ये रिचुअल चलते आ रहा है, वो आज तक कंटिन्यू है 2026 तक. तो आई होप द बेसिक थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, अगर कुछ बेसिक और क्लियर करना हो तो हमारे नंदीप एकेडमी के इकोनॉमी के सेशंस हैं, वो मेरे सेशन से आप लोग देख सकते हो. एंड हियर गाइज, I am before starting what constitute this year's economic survey, definitely I am taking this liberty to assume that you have the basic understanding of the subject called economy. Okay, यानी फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्टर्स क्या होते हैं, सर्विस सेक्टर क्या होता है, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है,
टैक्स बॉयंसी क्या होता है, ये चीजें आपको पता होंगी, ऐसे मैं एज्यूम करके चलता हूं। अगर नहीं पता होंगी तो यू कैन जस्ट कमेंट, वी विल बी डिस्कसिंग दोज इन अ सब्सिक्वेंट सेशंस। ओके, तो ये मैं कुछ एज्यूम करके चलूंगा कि बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज देयर ऑफ योर इकोनॉमी एंड देन विल बी गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। ओके, सो हैविंग सेड दिस, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट इट कंस्टिट्यूट्स। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड देखोगे 2025 में आपने भी बहुत सारे न्यूज पढ़े होंगे कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है या फिर जियोपॉलिटिकल जो कंटेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमीज का, वो थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं है या फिर थोड़ा सा डेंजरस जोन में है, कंसिडरिंग द वॉर वी आर फेसिंग इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन हो गया, या फिर इजराइल ईरान हो गया, या फिर अभी ईरान और यूएसए के बारे में जो सिचुएशन है। तो ये जो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, इन सिचुएशन के बैकड्रॉप पे ये इकोनॉमिक सर्वे बनाया गया है। और आपने ये भी सुना होगा कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी लास्ट ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट, देन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट USA or we can say Trump administration imposed a almost 50% tariff on Indian government या फिर on Indian imports। तो ये टैरिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देन मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है। ओके, अमेरिका या फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू कीप अ कंट्रोल ऑन वर्ल्ड इकोनॉमीज for so that they can keep their dollar value high as always, या फिर डॉलर सुप्रीमेसी इंटैक्ट रखने के लिए। लेकिन दूसरी जगह कुछ कंट्रीज हैं जो सोचती हैं कि अभी ये डॉलर सुप्रीमेसी हमें नहीं करनी है, डॉलर डिपेंडेंसी हमें कम करनी है। इसके लिए वो दे आर वर्किंग हार्ड टू कम अप विद देयर ओन इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस। ओके, तो इस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो है उसे देखते हुए ये इकोनॉमिक सर्वे बना है, क्योंकि ऑब्वियसली whenever there is a problem in the global economy, obviously that problem will have an impact on Indian economy as well, because we are living in a globalized world। तो फिर ये deglobalization, reglobalization, ये भी सारे वर्ड्स हमें पिछले साल में बहुत सुनाई दिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो एस जयशंकर, उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए थे। तो इसका मतलब ये है ऑयल डिपेंडेंसी कम करनी है, ज्यादा करनी है। तो ये सारे सिचुएशन पे ये इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड है। और ये इकोनॉमिक सर्वे की कोर थीम अगर मुझे बतानी हो तो वो वही है कि ये कहता है कि वी आर व्हाट facing a global geopolitical problems currently that this economic survey agrees on, but we have a strong fundamental, because fundamental domestically fundamentals are very strong। ये बहुत अच्छी तरीके से पिछले साल हमारी इंप्रूव हुई है, बट एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से या फिर एक्सटर्नल पॉलिसीज की वजह से हम थोड़े डगमगा गए हैं। तो ये कोर थीम हम लोग कह सकते हैं दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे है। ओके, तो देखते हैं, जैसे कि फिर मैंने आपसे कहा तो यही हेडिंग है यहाँ की, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस एंड द ग्रोथ फ्रंटियर। यानी इसका मतलब क्या है कि नेविगेटिंग द पैराडॉक्स ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रेंथ एंड ग्लोबल डिसऑर्डर। कैन यू सी दिस थिंग, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस थिंग कि पैराडॉक्स कौन सा है कि डोमेस्टिक तो हम स्ट्रेंथ हो गए इससे पहले, यानी इस साल 2025-26 से पहले क्या सिचुएशन थी, रिवर्स सिचुएशन थी। डोमेस्टिकली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं थे, बट ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज्यादा था, इसीलिए डोमेस्टिकली चल जाता था। लेकिन पिछले साल हमने डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, इन्फ्लेशन कम हो चुका है, फिस्कल डिफिसिट कम हो चुका है, ओके, टैक्स बॉयंसी बढ़ रही है, ये सारी चीजें हो रही है। सो डोमेस्टिकली वी हैव अ वेरी गुड इकोनॉमिक सिनेरियो, बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिसऑर्डर द प्रॉब्लम क्या है कि हमें मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे बताने की कोशिश करता है। तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी कैन से थीम और ये सोल ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। ओके, राइट, ये पीडीएफ में भी आपको दे दूंगा, डोंट वरी, इफ यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ओके, ये मुझसे आप कनेक्ट कीजिए, ये पीडीएफ में सारी शेयर कर दूंगा आपसे। And this PDF is particularly from chapter 1 to chapter 5 of economic survey. Okay, other sections of economic survey will be dealt by other faculties obviously, right? तो the paradox of 2025 ये याद रखना है आपको। तो हाँ, यहाँ पे एक और चीज मुझे मैं कहना चाहता हूँ कि रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। रिलेवेंस कितना है, तो फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस, अगर दोनों की बात की जाए तो फॉर द प्रीलिम्स आई वुड से द रिलेवेंस इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंस। यस, आई विल शेयर माय ट्रू ओपिनियन विथ यू गाइस, बिकॉज इतने सालों से मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा हूँ। तो द रिलेवेंस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे पर्टिकुलरली इन प्रीलिम्स इज वेरी लेस। ओके, जो कुछ भी रिलेवेंस है डायरेक्टली क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स में तो नहीं आएंगे, बट
इनडायरेक्टली कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश जरूर होती है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि फिजिकल डिफिसिट कम हुआ है, या फिर डिमांड बहुत ज्यादा है, या फिर जो कि ग्लोबल डिसऑर्डर है लेकिन डोमेस्टिकली इकोनॉमी स्ट्रांग है, ये चीजें आपको पता होगी, तो एलिमिनेशन करने के लिए आपको ये डेटाबेस या फिर ये एनालॉजी यूज हो सकती है प्रीलिम्स में। बट आई डाउट कि डायरेक्टली देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे इन योर प्रीलिम्स, ओके, वो फिर यूपीएससी हो या एमपीएससी हो, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू योर मेंस, अभी यूपीएससी तो है ही, लेकिन अभी एमपीएससी भी डिस्क्रिप्टिव हुआ है, तो व्हेन इट कम्स टू योर मेंस डेफिनेटली देयर इज अ रिलेवेंस ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे, बिकॉज you can see direct questions from the economic survey database or indirect linkages of these questions of economic survey based on economic survey in your UPSC mains। फिर वो UPSC mains GS पेपर 3 हो सकता है, GS पेपर 4 हो सकता है, या अलग अलग पेपर हो सकते हैं, ओके। तो इसीलिए मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस ज्यादा है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है इसमें, ओके, राइट, ओके, ठीक है। तो पैराडॉक्स आपको पता हो गया। पैराडॉक्स क्या है? दैट इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन डिकेड्स हैज कोलाइडेड विद अ ग्लोबल सिस्टमैटिक सिस्टम दैट नो लॉन्गर रिवार्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी बहुत दशकों के बाद इंडियन मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी इज देयर डोमेस्टिकली, बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों को उसका बेनिफिट जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं हो सका है। दिस वाज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम हाइलाइटेड बाय दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, ओके। तो पैराडॉक्स क्या क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक सक्सेस मीट्स विद द ग्लोबल हॉस्टिलिटी, ठीक है। यानी पहले एक एक डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक सक्सेस क्या है? ऑब्वियसली डोमेस्टिक माइक्रो इकोनॉमिक सक्सेस के बारे में डिस्कशन है। तो व्हाट इज द डोमेस्टिक फंडामेंटल्स? तो विन क्या क्या है हमारे लिए? तो ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सीलरेट हुई है, ऐसा ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। यानी रियल जीडीपी ग्रोथ इज ग्रेटर देन 7%, विच इज डिफाइनिंग डाउनवर्ड फोरकास्टिंग। यानी पिछले साल जो डाउनवर्ड फोरकास्टिंग थी 6 to 6.5% की, वो अभी नाउ इट इज रियल ग्रोथ, एंड दिस इज अ रियल ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, ओके। आई होप, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए एंड यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, ठीक है। तो रियल ग्रोथ इज ग्रेटर देन 7%, ऐसा ये कहता है, विच इज वेरी गुड। रियल ग्रोथ का मतलब है एक्सेप्ट इन्फ्लेशन। देन फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट हम लोगों ने किया था 4.8% का, ओके, वो टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे। तो अगेन दिस इज अ डोमेस्टिक फंडामेंटल्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स व्हिच इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक इकोनॉमी। क्रेडिट रेटिंग्स की बात की जाए तो बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग्स हैं, जैसे कि S&P हो गई, ओके, DBRS हो गई। इनका नाम जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू कैन से दैट कि क्रेडिट एजेंसीज ने जो उनकी हमारी क्रेडिट रेटिंग है, वो क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी इंप्रूव की है। यानी BBB, देन फर्स्ट मेजर अपग्रेड इन 2 डिकेड्स। तो BBB होता है, BBB प्लस होता है, AAA होता है, ये उसमें जाने की जरूरत नहीं, हमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन मेजर अपग्रेड्स इन 2 डिकेड, 20 सालों बाद ये मेजर अपग्रेड हुई है डोमेस्टिक इकोनॉमी की, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, ओके। तो these things says that domestic economic macroeconomic fundamentals are very strong, but the problem is with the what global context। तो क्या प्रॉब्लम्स है? द हेडविंड्स, क्या क्या हेडविंड्स है? तो ट्रेड एनवायरनमेंट हमारा जो है वो बहुत हॉस्टाइल है, as I told you already and as you also know कि US president announces 25% of tariff in April, okay, and then additional 25% in August। तो almost 50% of tariff ये लगा दिए हैं गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट ने इंडियन इंपोर्ट्स पे। तो ऑब्वियसली इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, सॉरी तो इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑब्वियसली कॉस्टली हो रहा है, और अगर एक्सपोर्ट कॉस्टली होता है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट रिड्यूस भी होता है, और अगर एक्सपोर्ट रिड्यूस होता है तो फॉरेन कैस्केडिंग इंपैक्ट कैसे होंगे? अगर एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा तो फॉरेन अर्निंग कम होगी, फॉरेन करेंसी की अर्निंग्स अगर कम हो रही है तो डेफिनेटली आपका रुपया जो है एज अ करेंसी, आपकी रूपी करेंसी डिप्रिशिएट होगी, डिप्रिशिएट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। नाउ यू एनालाइज द रिलेशनशिप एंड यू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग मेनी एक्सपोर्ट impacted, rupee depreciated और many more things are happening, okay। और इसके लिए तो हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, दिस इज नॉट इन आवर हैंड, ओके, राइट। एंड ये क्यों हो रहा है, टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन फॉर नाउ एटलीस्ट।
वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे या फिर अलग अलग न्यूज में आपने पढ़ा भी होगा। देन करेंसी प्रेशर, रूपी इज अंडर परफॉर्मिंग डिस्पाइट द फंडामेंटल्स। क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है? इसी वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है रूपी, है ना। देन फॉरेन कैपिटल फ्लोज ड्राइड अप, फॉरेन कैपिटल भी नहीं आ रहा है। अगर रूपी आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फॉरेन कैपिटल आपके यहाँ पे नहीं आएगा ज्यादा, दैट इज द प्रॉब्लम। स्ट्रेटेजिक पावर गैप, ऑस्ट्रियन एक इंस्टीट्यूट है, लोवे इंस्टीट्यूट पावर गैप इंडेक्स, वो एक इंडेक्स प्रोड्यूस करते हैं, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, ऑस्ट्रेलियन, ओके। तो उन्होंने एक इंडेक्स प्रोड्यूस की है, वो कह रहे हैं कि पावर गैप इंडेक्स ऑफ इंडिया इज -4, दैट इज लोएस्ट इन एशिया एक्सक्लूडिंग रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। तो दैट इज ऑल्सो कंसर्न फॉर अस, ओके। पावर गैप इंडेक्स ये भी कम है तो ये भी कंसर्न है। तो ऐसे ये ग्लोबल कुछ कंसर्न्स है और इसकी वजह से ये एक मिसमैच हमें देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स ब्लड वीक ग्लोबल कंटेक्स्ट। तो इसमें हम लोगों को अभी मैनेज करना है इकोनॉमी को, ये इकोनॉमिक सर्वे पर्टिकुलरली हाईलाइट करने को कहता है हमें इस साल। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, तो वही थीम लेके हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो 2025 रेट्रोस्पेक्टिवली अगर देखा जाए 2025 में, तो हाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म डिफाइड द वॉल ऑफ वरी, यानी हमारे यहाँ पे जो रिफॉर्म्स हम लोगों ने प्रपोज किए थे पिछले साल बजट में, उन रिफॉर्म्स में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को कैसे ओवरकम करने की कोशिश की है, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ कहा गया था कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, सेंट्रल बैंक कट्स द रेट एग्रेसिवली, लिक्विडिटी कंडीशन लूजन, यानी 2025 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून तक क्या हुआ था, ग्रोथ भी अच्छी थी, इन्फ्लेशन कम था, इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी सेंट्रल बैंक आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी कम किए थे सेंट्रल बैंक ने, और लिक्विडिटी अच्छी तरीके से मार्केट में थी। सो दैट वाज गोइंग गुड, ओके। एंड देन अप्रैल 25 आ गया, फिर उसके बाद अप्रैल 25 में क्या हुआ, यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स, ये चीज हो गई। ये चीज होने के बाद अगस्त 25 में भी, जैसे मैंने आपको कहा कि S&P ने अपग्रेड किया था हमारा स्टेटस, बट एडिशनल टैरिफ ऑफ 25% इम्पोज्ड, तो इसीलिए क्या हुआ, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गया अप्रैल और अगस्त से, है ना, इंडियन इकोनॉमी में, ये सर्वे कहता है। देन पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या था फिर, कि रेडिकल जीएसटी ओवरऑल पास। तो फिर हम लोगों ने ये होने की वजह से डोमेस्टिकली क्या क्या चेंजेस किए, तो आपको पता होगा रिसेंटली जीएसटी 2.0 पास हुआ था, राइट। तो जीएसटी 2.0 पास होके हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जीएसटी जीरो कर दिया था गवर्नमेंट ने, राइट। जिसमें 28% था उसे 18%, जिसे 18% था उसे 5%। तो टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी, रिड्यूस की थी गवर्नमेंट ने, जस्ट टू रिस्पॉन्ड दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ओके। तो ये एक चेंज हुआ था। लेबर लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे, 4 लेबर लॉज, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, यूपीएससी मेंस 2025 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो 4 लेबर लॉ इंट्रोड्यूस हुए थे नए, वो एक चेंज हुआ था। इंश्योरेंस सेक्टर ओपन 100% एफडीआई, ये हम लोगों ने किया था। न्यूक्लियर पावर ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोगों ने ओपन किए थे। ग्रीन कवर नॉर्म्स रिलैक्स बेस्ड ऑन पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, ये भी हम लोगों ने किया था कि ग्रीन कवर के जो नॉर्म्स है, जैसे कि हमें, आपको पता होगा 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल जाना है, तो कार्बन न्यूट्रल के लिए जो ग्रीन नॉर्म्स अलग अलग कंपनीज पे इंपोज की जाती है, वो भी हम लोगों ने थोड़े रिलैक्स कर दिए थे। तो ये डोमेस्टिक चेंजेस हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं इन इंडियन इकोनॉमी। ये चेंजेस आपको डिटेल में जानने हैं, और ये चेंजेस कौन कौन से हैं आपको देखने हैं, क्योंकि यू हैव टू यूज दिस चेंजेस इन योर मेंस वाला आंसर, बिकॉज दिस इज अ रिसेंट फेनोमेना, है ना, पिछले साल का ही डिस्कशन है, राइट। तो इकोनॉमी में हो क्या रहा है ये पता होना चाहिए आपको। सो दीज आर द चेंजेस वी हैव डन, देखें, ठीक है। देन यूनियन फिस्कल डिफिसिट टारगेट भी हम लोगों ने 4.4 रखा था, और 4.6 तक हम लोगों ने अचीव कर लिया है, डिलीवरिंग ऑन 2021 प्रॉमिस टू हाफ द 9.2% ऑफ डिफिसिट। यानी जो कोविड के वक्त हम लोगों को ओवर स्पेंडिंग करनी पड़ी, और इनकम जब बंद हो गई थी कोविड के वक्त हम लोगों को, यानी गवर्नमेंट को, तो उस वक्त फिस्कल डिफिसिट बढ़ना लाजमी था, ऑब्वियस सा था। तो फिस्कल डिफिसिट बढ़ चुका था, और वो कम करने के लिए हम लोगों ने टारगेट रखा था कि वी हैव टू मेक इट कम, ब्रिंग इट टू द हाफ ऑलमोस्ट टिल 2026 या फिर 2025। तो वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, ये भी हम कहता है इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर्स। तो यानी ओवरऑल क्या सिनेरियो दिख रहा है हमें, ओवरऑल सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि सर मैक्रो इकोनॉमिक जो फेनोमेना है डोमेस्टिक इकोनॉमी के, वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किए हैं, बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज देयर आर प्रॉब्लम्स वी हैव, ओके। तो ये एक चीज। देन ग्लोबल कंटेक्स्ट,
ग्लोबल कंटेक्स्ट के लिए एक वर्ड यूज किया गया है विच इज वेरी गुड, दे हैव यूज्ड द वर्ड दैट इज फ्रॉम। और यही खास बात होती है इकोनॉमिक सर्वे की कि अलग अलग आपको कीवर्ड्स जानने को मिलते हैं एंड दीज कीवर्ड्स यू कैन यूज इन योर आंसर्स व्हेन इट कम्स टू योर मेंस। कौन कौन से कीवर्ड है, जैसे कि एक कीवर्ड यहाँ पे यूज किया गया है इंटीग्रेशन टू मैनेज डिसऑर्डर, यानी गवर्नमेंट कहता है कि सर ये जो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि दिस ईयर्स, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट कीप इट हियर, फ्रॉम ग्लोबल कंटेक्स्ट। तो इंटीग्रेशन वाला सिचुएशन था, यानी जब ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद हुआ था तो सारे कंट्रीज इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही थी, टैरिफ्स कम करने की कोशिश कर रही थी, जैसे बॉर्डर्स पे जो ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी पिछले साल से ये दिख रहा है हमें कि और जो कंट्रीज हैं उनकी बॉर्डर सील कर रही है, टैरिफ्स बढ़ा रही है। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन के अपोजिट साइड में हम लोग जा रहे हैं, और उसे एक वर्ड दिया है इकोनॉमिक सर्वे ने, एंड दैट इज मैनेज्ड डिसऑर्डर। यानी ये डिसऑर्डर तो हो रहा है, ये हमें रिकॉग्नाइज भी हो रहा है, हर किसी को रिकॉग्नाइज हो रहा है, बट दिस डिसऑर्डर इज इन अ वे मैनेज्ड। इट इज नॉट लाइक कि डिसऑर्डर है और अभी कियोस हो चुका है और किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर यूएस गवर्नमेंट कुछ टैरिफ्स लगा रही है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ उनके पास रीजनिंग है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ उनके पास लॉजिक है। ऐसे नहीं है की म्हणजे जे आपण मराठीत म्हणू शकतो की उठले सुटले ट्रम्प तात्या आणि त्यांना आज वाटलं आणि टॅरिफ लावून दिले, असं होत नाही। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, ओके। तो वो लॉजिक क्या है वो पता होना चाहिए, और हर एक कंट्री वैसे ही एक्ट कर रही है, तो इसीलिए दिस डिसऑर्डर इज मैनेज्ड इन द नेचर, ये कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज नॉट अ डिसऑर्डर लाइक कि हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ मैनेज्ड डिसऑर्डर, यानी फ्रेजिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, एपिसोडिक शॉर्ट्स है, आर नाउ द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द सिस्टम। यानी फ्रेजिलिटी है, अनसर्टेनिटी एंड एपिसोडिक शॉक, ये अभी सिस्टम के पार्ट ही हो चुके हैं। ये कभी ना कभी आएंगे, कभी ना कभी नहीं आएंगे, ये हमें अभी समझ के चलना होगा, या फिर दिस वी हैव टू एज्यूम, ये आने ही वाले हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि 2025 गोल्ड प्राइजेस, आपको तो पता ही होंगी कि गोल्ड प्राइजेस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी कितनी है, ग्लोबल इकोनॉमी में पॉलिसी अनसर्टेनिटी कितनी है, तो 2020 में जितनी थी, 2020 में क्यों थी, बिकॉज ऑफ द कोविड। तो ये एक डेटा कहता है कि 2020 में जितनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी पॉलिसीज में, ग्लोबल पॉलिसीज में अनसर्टेनिटी थी, उतनी ही 2025 को भी अनसर्टेनिटीज हैं। ये भी एक ये डेटा हमें यहाँ पे बताता है, ओके। इमर्जिंग रिस्क क्या क्या है और वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, तो टेक्निकल लिवरेज ये एक इमर्जिंग रिस्क है, यानी एआई जो है, एआई के बारे में भी डिस्कस करता है इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में और इंडियन इकोनॉमी के बारे में ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। जब चैप्टर 1 शुरू होगा, दिस इज बेसिकली अ प्रीफेस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। तो जब चैप्टर 1 शुरू होगा तो टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज या फिर इकोनॉमी के सेक्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज अ चैप्टर 1 ऑफ दिस इज अ प्रीफेस ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे, है ना। तो टेक्निकल लीवरेज जो बहुत ज्यादा ले चुकी है कंपनी, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि टेक्निकल कंपनीज मूव्ड ग्रेटर देन 120 बिलियन डेटा सेंटर स्पेंडिंग ऑफ बैलेंस शीट, यानी डेटा सेंटर्स मेंटेन करने के लिए, अभी आपने ये सुना होगा कि एआई, जितना ज्यादा एआई की प्रोग्रेस हो रही है उतना ज्यादा स्पेंडिंग भी हो रहा है, क्योंकि डेटा सेंटर्स उतने ज्यादा मेंटेन करने होंगे और उसके लिए रिसोर्सेस लगेंगे। वाटर हो गया एक रिसोर्स इंपॉर्टेंट, लैंड हो गया दूसरा रिसोर्स, तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उसका आउटकम अभी तक हमें पता नहीं है कि हाउ दैट इज गोइंग टू बेनिफिट 100%। बेनिफिट हो रहा है, चैट जीपीटी तो हम भी यूज कर रहे हैं सर, बेनिफिट हो रहा है। अभी दिस पीपीटी इज आल्सो बीइंग मेड बाय व्हाट एआई ओनली, तो बेनिफिट तो है ही सर हमें, बट स्टिल वो बेनिफिट एट लार्ज ह्यूमैनिटी को कितना है, या फिर उस बेनिफिट से जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है कि नहीं, वो हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है। सो दिस इज द रिस्क वी हैव एंड वी आर जस्ट पोरिंग मनी डे बाय डे इन दिस एआई वाला सिस्टम। सीईओ ऑफ आईबीएम ये कहते हैं, ये मेरा नहीं कहना है, आईबीएम के सीईओ है, वो कहते हैं ओपनली क्वेश्चनिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ LLM बेस्ड एआई। LLM बेस्ड यानी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड, ओके। जो एआई है, तो एआई की डेवलपमेंट है तो उसका यूसेज क्या है, उस पे क्वेश्चनिंग होना शुरू हो चुका है, क्योंकि स्पेंडिंग तो बहुत ज्यादा हो चुकी है या फिर अभी भी हो रही है, लेकिन उसका यूसेज क्या है वो हमें नहीं पता है, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। देन शार्प राइज इन द जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड
ओके अभी बॉन्ड यील्ड, जब इन्फ्लेशन होता है तो बॉन्ड यील्ड राइज होता है, तो ऐसे अचानक से बॉन्ड यील्ड राइज कैसे हो गया, तो इसका भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो वर्ल्ड वाइड ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल डिसऑर्डर इज देयर बट दैट डिसऑर्डर इज इन अ वे अ मैनेज्ड वन। ओके, मैनेज डिसऑर्डर। आई होप दिस पीपीटी इज क्लियर टू यू। बस ये जो मैं अभी शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आगे के चैप्टर्स बहुत ज्यादा इजी है इकोनॉमिक सर्वे के, है ना। आई होप द मैनेज डिसऑर्डर इज क्लियर। ठीक है, और फिर इस मैनेज डिसऑर्डर के साथ, मैनेज डिसऑर्डर तो एक पॉइंट हो गया। ओके, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देयर आर 3 प्रोबेबिलिस्टिक फ्यूचर्स ऑफ 2026। तो थोड़ा सा प्रोजेक्शन भी करता है इकोनॉमिक सर्वे कि 2026 जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या होने वाला है। तो मैनेज डिसऑर्डर तो मैंने बता दिया आपको, व्हाट इज दैट मैनेज डिसऑर्डर। और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मैनेज डिसऑर्डर हैपनिंग इज 40 to 45% इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, राइट। द सेकंड थिंग दे आर सेइंग इज मल्टीपोलर ब्रेकडाउन। यानी क्या हो रहा है, मल्टीपोलर ब्रेकडाउन। मल्टीपोलर ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि डिसऑर्डरली फ्रैगमेंटेशन, एक्सप्लिसिटली कोअर्सिव ट्रेड, सैंक्शन प्रोलिफरेशन, सप्लाई चेन रीअलाइन पॉलिटिकली। यानी वर्ल्ड जो है, जो पहले वर्ल्ड हम लोग कहते थे, थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो 1991 में या फिर वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद बाइपोलर वर्ल्ड हमें देखने को मिला था, बिकॉज कोल्ड वॉर एरा में कम्युनिस्ट एक ब्लॉक था और कैपिटलिस्ट एक ब्लॉक था। फिर जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद फिर बाद में कुछ समय के लिए यूनिपोलर वर्ल्ड था। यूनिपोलर वर्ल्ड में जो पोल था सबसे इंपॉर्टेंट वो था यूएसए या फिर कैपिटलिस्ट पोल, और ऐसे बहुत साल चला। फिर 2010 के बाद यानी 2008 का जो क्राइसिस है, उसके बाद जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड से वापस धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और आज की अगर बात की जाए तो बहुत सारे रीजनल ब्लॉक्स भी तैयार हो चुके हैं। सो नाउ वी डोंट हैव अ सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, दो वी हैव इट बट दैट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, अभी ये यूएसए ईरान के बारे में जो बोल रहा है, या फिर रशिया यूक्रेन जो चल रहा है, don't you think so कि United Nations is have no say in all this scenario? So United Nations has become a irrelevant body as such. तो इसीलिए ऐसी कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो गवर्न कर रही है वर्ल्ड को। वर्ल्ड इकोनॉमी हो गया, वर्ल्ड पॉलिटी हो गया। सो नाउ वी आर लिविंग इन दी मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि अलग अलग रीजन वाइज हमें रीजनल ब्लॉक्स बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, बीमस्टेक हो गया। ओके, ये तो हमारे रीजनल ब्लॉक, आसियान सुना होगा आपने, राइट। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड एक्चुअली ऑलरेडी बन चुका है, और ये अभी जो है ये मल्टीपोलर ब्रेकडाउन हो रहा है। मल्टीपोलर ब्रेकडाउन क्या मतलब है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो वो उनके लिए खुद के रूल्स बना रहे हैं। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन दी यूनाइटेड नेशंस, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन दी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। इन पे हमारा रिलेवेंस अभी नहीं है, या फिर इनसे हमें डिस्कशन नहीं करना है। वी विल डिसाइड आवरसेल्व्स, ओके, विथ आवर लाइक माइंडेड कंट्रीज। दैट इज द मल्टीपोलर ब्रेकडाउन, और उसकी पॉसिबिलिटी 40 to 45% है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है 2026 में। यानी आने वाले वक्त में 2026 में अगर आप ऐसा भी देखोगे कि अरे देयर इज नो यूनाइटेड नेशंस का कोई डिस्कशन ही नहीं है, या फिर अगर हाइपोथेटिकली मैं ये कह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन शटडाउन भी हो गया, तो देयर इज नो सरप्राइजेस एट ऑल, बिकॉज यूनाइटेड नेशन बहुत देर से इन अ वे शटडाउन की स्टेट में ही है या फिर हाइबरनेशन में ही है, हम लोग कह सकते हैं। सो देयर इज 40 to 45% चांसेस फॉर दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड। एंड देन सिस्टमैटिक शॉक कैस्केड्स। ओके, ये थर्ड कंडीशन कहता है इकोनॉमिक सर्वे कि असिमेट्रिक डाउनसाइड इंटरेक्शन ऑफ रिस्क, यानी एआई इन्वेस्टमेंट बबल बर्स्ट। जैसे मैंने अभी कहा, वो आईबीएम के सीईओ मैंने अभी कहा था कि ये एआई में जितनी इन्वेस्टमेंट जा रही है तो वो जो बबल है वो बर्स्ट हो जाएगा। ओके, जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन वो तो चल ही रहे हैं। लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी पैसा नहीं है लोगों के पास, कंट्रीज डेट रिडन हो रही है। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, दिस आर नथिंग बट अ सिस्टमैटिक शॉक्स। तो ऐसे और सिस्टमैटिक शॉक्स आएंगे, और सिचुएशन कैन बी वर्स्ट देन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे ज्यादा सिचुएशन वर्स हो सकती है 2026 में।
ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज ओनली 10 to 20% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ओके, दैट इज नॉट 100% श्योर, बट प्रोबेबिलिटी इज 10 to 20%। यानी यहाँ 45%, यहाँ 45%, यानी इसका मतलब है ये दो चीजें तो हो, एक्चुअली ये तो हो ही रहा है ना, these two things are happening already। ओके, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह नहीं आया है, बट देर आर चांसेस ऑफ दैट कि अगर एआई का बबल बर्स्ट हो गया या फिर जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन, वो तो हो ही रहे हैं, एस्केलेशन हो गया, यानी टुमारो यूएस अटैक्ड ईरान, तो ईरान तो जवाब देने ही वाला है उसे, यूएस को, ईरान इजराइल को भी जवाब देने वाला है। ओके, बिकॉज ईरान इज अ न्यूक्लियर इक्विप्ड कंट्री। तो ऐसे अगर एस्केलेशन हो गया तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर क्राइसिस फॉर श्योर। ये तीन शॉक्स या फिर तीन चीजें प्रेडिक्ट करता है दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। आई होप इट इज क्लियर। जितना सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूं, समझाना होगा वो उतना मैं कोशिश करूंगा, पर आपको कुछ ना कुछ बेस तो पता होना चाहिए इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, राइट। Then the new growth frontier, upgrading growth potential to 7%, यानी हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो अभी इकोनॉमी के बारे में, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन कर लिया, अभी डोमेस्टिक आते हैं वापस। तो डोमेस्टिक हमारी क्या स्ट्रेंथ है, यानी हम लोग व्हाई वी आर टारगेटिंग जीडीपी ग्रोथ रेट टू 7%। ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ वी हैव इन इंडियन इकोनॉमी। तो क्या क्या स्ट्रेंथ है कि सर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोगों ने क्या किया, वी डबल डाउन ऑन दी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपने पिछला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो, यानी ये एक साल की बात नहीं है, इट इज नॉट ओनली फॉर 2025। अगर आप 2-3 सालों की अगर डिस्कशन करोगे तो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ाया है, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ऑलमोस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट फिजिकल एक्सपेंडिचर, वो हम लोगों ने बढ़ाया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बढ़ाया है। उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक सर्वे ने ये वर्ड यूज किया है, नाउ कास्टिंग मॉडल। ओके, नाउ कास्टिंग मॉडल का मतलब होता है कि वी विल कलेक्ट अ रियल टाइम डेटा टू कैलकुलेट, आगे जाके उसका डिस्कशन है, यहाँ पे बस वो फोकस कीजिए कि दिस वर्ड दे हैव यूज्ड, नाउ कास्टिंग। नाउ कास्टिंग का मतलब है रियल टाइम डेटा हम लोग यूज करेंगे पॉवर्टी कैलकुलेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन के लिए, और रियल टाइम डेटा अगर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें टारगेटिंग अच्छी कर सकते हैं, हम लोग पॉलिसी टारगेटिंग अच्छी कर सकते हैं, है ना। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, हमने इंप्रूव किया है। सप्लाई साइड हमने स्ट्रेंथन की है, सप्लाई साइड यानी कोर इन्फ्लेशन कम हो चुका है, लॉजिस्टिक इंप्रूव हुए हैं हमारे, डीरेगुलेशन भी बहुत है, यानी इंस्पेक्शन बेस्ड कंट्रोल्ड विद द ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस। ये कुछ कीवर्ड्स, ऐसे फैंसी कीवर्ड्स इकोनॉमिक सर्वे यूज करता है, तो इसलिए ये वर्ड्स है, ये इसके इंडिविजुअल के बारे में आगे जाके डिस्कशन है। तो ये 4 मेन फोकस पॉइंटर है विच इज लीडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ टू 7% डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी हैज अ स्ट्रेंथ, ये अभी इकोनॉमिक सर्वे कहता है हमें। देन अगेन द फिस्कल टेल ऑफ टू बैलेंसेस, यानी कंसोलिडेशन वर्सेस पॉपुलिज्म, हमें ये थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, ऐसे भी इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि क्या बैलेंस करना है, वो देखते हैं। कि जैसे हम लोगों ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट की शिफ्ट टुवर्ड्स द कैपिटल फॉर्मेशन एंड वी हैव अचीव्ड द 4.8% डिफिसिट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग इन अ गुड सेंस, ओके, बट द प्रॉब्लम इज विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, तो इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट करता है कि रेवेन्यू डिफिसिट स्टेट गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसका रीजन ऑब्वियसली लाड़की बहन योजना, ठीक है, दूसरा तीसरा का इसमें कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स वी आर डूइंग सर, बहुत ज्यादा कैश ट्रांसफर्स आप कर रहे हो, और अगेन जो कैश ट्रांसफर्स आप करते हो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू अकाउंट इन पब्लिक फाइनेंस, दैट यू नो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ योर इकोनॉमी। ओके, तो राइजिंग रेवेन्यू डिफिसिट ड्यू टू अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर इज देयर एंड क्राउडिंग आउट ग्रोथ एनहांसिंग, यानी जो ग्रोथ एनहांसिंग स्पेंडिंग है, यानी जो हमें एसेट क्रिएट करके दे सकती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसा जरूरी है, या फिर ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो स्पेंडिंग जरूरी है, वो हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रेफर बस कैश रिवॉर्ड्स कर रहे हैं, और इसीलिए स्टेट का रेवेन्यू डिफिसिट गड़बड़ हो रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट करता है डेफिनेटली, और इसमें ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट भी है एक। ओके, ठीक है। देन market impact, the investors now assess the general government finances, state indiscipline in tax on sovereign borrowing cost, यानी वही बात है वापस,
ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है कि स्टेट इज नॉट परफॉर्मिंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर इन्वेस्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के भी अभी पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स चेक करते हैं। जो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है, नाउ दे आर नॉट ओनली चेकिंग द इंडियन इकोनॉमी की इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ कितनी है, बट दे आर गोइंग इन अ detail way or they are going at the grassroots and they are checking the states government's economy as well। तो स्टेट गवर्नमेंट में ये गड़बड़ उन्हें दिख रही है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट कम अट्रैक्ट हो रही है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। ओके तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कंपैरिजन, अगर बॉन्ड यील्ड के बारे में बात करें तो वो भी हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, 6.7%। ओके इंडोनेशिया में 6.3% है। अभी इंडोनेशिया से कंपॅरिझन आहे, ठीक आहे। आता इंडोनेशिया बरोबर का करायचं आहे ना आम्हाला, पण आता ठीक आहे, त्यांनी दिलंय म्हणून करूया। आता हे समजत नसेल तर जस्ट कीप इट होल्ड, पुढे डिस्कशन होणारच याचं, ठीक है। वाई कैपिटल रिमेन्स एक्सपेंसिव, अभी एक प्रॉब्लम ऐसा भी है कि स्ट्रक्चरल इकोनॉमी का प्रॉब्लम अगर देखें, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल लूप, यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करता है इकोनॉमी, जो करंट अकाउंट डिफिसिट के बारे में है। नाउ यू नो व्हाट इज करंट अकाउंट डिफिसिट। करंट अकाउंट डिफिसिट कैसे होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करंट अकाउंट डिफिसिट कैसे होगा, इफ आई हैव टू टेल यू कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रेवेन्यू डिफिसिट कर रहा है, तो स्टेट को ग्रांट्स तो देनी होंगी, और स्टेट को ग्रांट्स इन एड अगर हम लोग दे रहे हैं तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर करंट अकाउंट डिफिसिट, और फिर करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ रहा है, और फिर जैसे करंट अकाउंट डिफिसिट इंडियन गवर्नमेंट का बढ़ता है, वैसे फॉरेन सेविंग हमें यूटिलाइज करनी होती है, यस और नो। ओके दूसरा करंट अकाउंट डिफिसिट कि हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा वो डिफिसिट में है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी डिफिसिट में है, तो अभी आपको क्या करना है, ट्रेड फाइनेंस करना है। दूसरी चीज, टैरिफ अगर लगा दिए हैं तो एक्सपोर्ट हमारा कॉस्टली हो चुका है, एक्सपोर्ट कम हो चुका है, तो फॉरेन अर्निंग कम हो चुकी है, तो इसीलिए हमें वी हैव टू रिलाई ऑन दी फॉरेन सेविंग्स, यानी जो फॉरेक्स रिजर्व है उस फॉरेक्स रिजर्व पे हमें रिलाई होना पड़ रहा है, एंड वी हैव टू रिलाई ऑन द फॉरेक्स रिजर्व, और फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व पे रिलाई, तो वी हैव टू पे अ व्हाट प्रीमियम पेड टू दी ग्लोबल कैपिटल। तो इससे क्या हो रहा है, तो जो जो ग्लोबल कैपिटल हमें रेज करना पड़ रहा है उस पे ज्यादा प्रीमियम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल वर्ड्स में इंटरेस्ट में ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ओके और इंटरेस्ट अगर ज्यादा पेड करना पड़ रहा है तो डोमेस्टिक कैपिटल की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, एंड डोमेस्टिक कैपिटल की कॉस्ट बढ़ जाती है तो अगेन वापस क्या होता है, करंट अकाउंट डिफिसिट आपका ज्यादा होता है। देन वी आर इन अ वे trapped in the loop which we call it as a, which economic survey call it as a the cost of capital loop। ये हमें फेस करने को दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी में, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे हमें कहता है। ओके द हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अबाउट ओनली पॉलिसी रेट, इट इज अ स्ट्रक्चरल आउटकम ऑफ रनिंग डिफिसिट्स। यानी यहाँ पे सिंपल एक ही चीज समझ लीजिए कि कैपिटल हमारा कॉस्टली क्यों हो रहा है, बिकॉज वी हैव अ डिफिसिट्स, बस इतना रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर लीजिए। वी हैव अ टू मच ऑफ डिफिसिट्स एंड देयरफॉर द कैपिटल कॉस्ट इज रनिंग आउट ऑफ हैंड। ओके राइट, तो आपको डिफिसिट्स कम करने होंगे, जैसे आपके डिफिसिट्स कम होंगे वैसे ये कॉस्ट भी कम होगी, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, एंड देन इन्वर्जन इशू, तो ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बिजनेस फेस इन्वर्टेड इनपुट कॉस्ट। इन्वर्टेड इनपुट कॉस्ट क्या होती है, सी इन्वर्टेड इनपुट कॉस्ट यानी फ्राइट, इलेक्ट्रिसिटी, जब नेट जीरो ट्रांजिशन जाना है, रिस्क एग्जिबिटिंग दिस, यानी जब नेट जीरो हमें जाना है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली हो रही है, फ्राइट के चार्जेस कॉस्टली हो रहे हैं, दैट इज अ इन्वर्टेड इनपुट कॉस्ट। इन्वर्टेड इनपुट कॉस्ट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट क्या होती है, इनपुट कॉस्ट इज जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए लगती है, दैट इज योर इनपुट कॉस्ट बेसिकली। यस और नो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट ये हम लोगों ने नहीं लिए ना उसमें, फ्राइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ इन्वर्टेड कॉस्ट। तो ये इन्वर्टेड कॉस्ट भी ज्यादा है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे इसमें। ये इन्वर्टेड कॉस्ट ज्यादा क्यों है फ्राइट और इलेक्ट्रिसिटी की, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ द नेट जीरो कार्बन एमिशन हमें करना है 2017 तक, इसीलिए हमें अभी वो प्रिपरेशन फेज में हम लोग है, और इसीलिए हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है या फिर इन्वर्टेड इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो रही है। ये भी एक इशू हमारा फेस हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, देन मॅन्युफॅक्चरिंग, ये तो यानी हे मराठीत म्हणतात जुनं दुखणं आहे की देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस साल भी इकोनॉमिक सर्वे ने वही हाईलाइट किया है कि यू हैव टू इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एट एनी कॉस्ट। 5 ईयर का CAGR अगर कंपैरिजन करें तो टोटल एक्सपोर्ट इज 9.4% और उसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इज 6.4%, विच इज ऑलमोस्ट 3% का गैप है।
तो ये कुछ अच्छी चीज नहीं है, ये हाईलाइट कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है, ओके, वो एक शील्ड की तरह काम कर रहा है। वो तो 1991 से कर रहा है, आज भी कर रहा है। यानी सर्विस सेक्टर कवर अप कर देता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ड्रॉडाउन है, वो सर्विस सेक्टर पूरा कवर करता है। तो इसीलिए सर्विस सेक्टर इज एक्टिंग एज अ शील्ड। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो है वो शील्ड की तरह हमारी काम कर रही है। Manufacturing the sword, manufacturing exports compel the state to fix the fiscal, employment and logistical constraint. It forces the institutional upgrading. यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा परफॉर्म उतना ज्यादा नहीं कर रहा है, वो करना चाहिए, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परफॉर्म करेगा तो फिर स्टेट को एम्प्लॉयमेंट, फिस्कल डिफिसिट, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इस पे काम करना होगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे इंप्रूव होगा, नहीं हो सकता। तो ये करने की बहुत जरूरत है, ऐसे इकोनॉमिक सर्वे हमें कहता है। ओके, एंड द की एक्शन इज ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूडेड। ये आपको पता होगा अभी, जिसे हम लोग द मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं। ईयू इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। ओके, तो ये कहता है कि दिस इज वेरी गुड थिंग। इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है, फोकसेस ऑन लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, है ना, एंड इंटीग्रेशन विद यूरोपियन टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग को ही बूस्ट मिलने वाला है इस वजह से, तो ये अच्छी चीज है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कॉम्पिटिटिवनेस ओवर नॉस्टैल्जिक सेक्टर। यानी यहाँ पे क्या है, वही डिस्कशन है वापस कि प्रोटेक्शन ट्रैप, यानी हायर टेरिफ वॉल्स है। ओके, अपस्ट्रीम स्टील, फाइबर, एल्यूमिनियम हायर कॉस्ट आती है, डाउनस्ट्रीम में भी एक्सपोर्टर्स और एमएसएमई इसे सफर करते हैं, है ना। यानी जैसे कि टैरिफ अगर बढ़ रही है आपकी, प्रोटेक्शन ट्रैप का मतलब है टैरिफ जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं उतना आपको यहाँ पे इनपुट कॉस्ट में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो क्या है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है द अवॉइड लेजियर अल्टरनेटिव्स ऑफ टैरिफ वॉल, है ना। अवॉइड द लेजियर अल्टरनेटिव ऑफ टैरिफ वॉल, इसका मतलब क्या है, लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एनर्जी फॉर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इंस्टेड। यानी आप जो कैपिटल की कॉस्ट है वो लोअर करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, तो कैपिटल की कॉस्ट लोअर कैसे करोगे, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया अभी, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल लुक। तो इससे आप कैपिटल की कॉस्ट कम करोगे। किती लोकांना समजतंय रे, मला कमेंट मध्ये सांगायचंय, तुम्ही किती लोकांना समजताय। जरी तुम्ही रेकॉर्डेड बघत असलात तरी मला सांगायचंय, मी सगळे कमेंट वाचतो। समजलं नाही समजलं मला सांगा, ओके। थोडंसं जर ऍडव्हान्स होत असेल तर ते ऍडव्हान्स असलं पाहिजे, तुम्ही तुमचं थोडंसं वाढवा, म्हणजे मग ह्या लेवल पर्यंत तुम्हाला येता येईल, ठीक आहे, राईट। तर कॉस्ट ऑफ कॅपिटल कशी कमी करायची, तर इथे डिस्कस केलं, डेफिसिट्स कमी करा, डेफिसिट्स कमी करून कॉस्ट ऑफ कॅपिटल तुमची कमी होईल, ओके। सो दिस वे यू कॅन डू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेजियर अल्टरनेटिव कडे जाऊ नका। व्हाट इज लेजियर अल्टरनेटिव, बेसिकली जैसे कहेंगे कि ओके वी वेर एक्सपोर्टिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ, लेट्स से पेन, है ना, वी वेर एक्सपोर्टिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ पेन। नाउ इस पे बहुत ज्यादा टैरिफ है, तो एक काम करो, इसका जो प्लास्टिक है ना वो सस्ता क्वालिटी का ले लो। दिस इज अ लेजियर अल्टरनेटिव, दिस यू शुड नॉट डू। रादर देन आपको क्या करना है, ये पेन प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीनरी आपको लगती है, जो कैपिटल आपको लगता है, उसकी कॉस्ट आप कम करो, तो अल्टीमेट जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है उसकी भी कॉस्ट कम हो सकती है, और उससे आप क्या, टैरिफ ज्यादा भी हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट उससे कम हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करो सर, फोकस ऑन एमएसएमई स्केलिंग एंड लॉजिस्टिक्स। ओके, एमएसएमई स्केल करो, लॉजिस्टिक पे फोकस करो टू एम्बेड इंडिया इन अ ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। तो ये आपको करना जरूरी है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर्टिकुलरली एंड ऑफ योर हाई टैरिफ वैल्यू पर्टिकुलरली, ठीक है। रीइमेजिनिंग द स्टेट कैपेसिटी, तो यहाँ पे और एक वर्ड यूज किया है स्टेट के लिए, पर्टिकुलरली जो स्टेट्स है उनके लिए, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल स्टेट्स। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट्स क्या होता है, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट इज नॉट स्टेट कैपिटलिज्म बट अ स्टेट दैट स्ट्रक्चर रिस्क act before certainty emerges। फॉर एग्जाम्पल, यानी सिंपल है कि रेगुलेशन एंड कंट्रोल से हमें जाना है एनेबलिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग के, शिफ्ट इन दी गवर्नेंस। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का मतलब है, अभी तक आपका रेगुलेटरी स्टेट था। रेगुलेटरी स्टेट का मतलब क्या होता है सर, कि कोई भी बाहर की कंपनी, कोई फॉरेन की कंपनी अगर महाराष्ट्र में आ रही है तो बहुत ज्यादा रेगुलेशन होने की वजह से वो कंपनी डिस्करेज भी हो सकती है, नॉट ओनली महाराष्ट्र बट इन अदर स्टेट एज वेल। तो अभी आपको फोकस करना है एंटरप्रेन्योरियल स्टेट्स पे, ओके। री इमेजिनिंग द स्टेट कैपेसिटी, उससे क्या होगा आपका,
तो ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ेगा, बाहर बाहर की कंपनीज आपकी कंट्री में आएंगी। तो प्रोडक्टिव फोर्स, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्सेंट्रेशन कीवर्ड्स हैं, ज्यादा कीवर्ड्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं, बट स्टेट की कैपेसिटी बढ़ाना है, यही याद रखिए बस। दिस इज ओनली द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग, है ना। कैश 22 रिस्क क्या है कि अवॉइडिंग द ट्रैप वेयर एवरी रूल इज फॉलोड येट द आउटकम ग्रो स्टेडीली मोर देन इररेशनल। यानी बहुत बार जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि रेगुलेशन से एनेबलर के दौर शिफ्ट होना है आपको, यानी रेगुलेशन आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो और एट द एंड ऑफ द डे आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। इसका मतलब आप ये कहोगे कि रूल फॉलो नहीं करना है तो आपको स्ट्रेटेजिकली रूल फॉलो करना है, बट बाय बुक अगर आप रूल्स फॉलो करने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम है सर, तो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। ये वार्निंग नोट इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे हमें दे रहा है, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी का यूज ऑब्वियसली एआई, हेल्थ और ह्यूमन सिस्टम, यानी तीन पिलर्स के बारे में डिस्कशन यहाँ करता है इकोनॉमिक सर्वे कि एआई का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। सोवेरियन एआई इकोसिस्टम आपको बनानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप फोकस कीजिए। देन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी फोकस करना जरूरी है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद आपको कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होगी, सीएसआर हमें जिसे कहते हैं, ठीक है। देन प्राइवेट सेक्टर मस्ट व्यू नेशन बिल्डिंग बियॉन्ड कमर्शियल इंटरेस्ट, ये भी एक करना जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल एंड हेल्थ, इस पे फोकस करो, ये तो हर साल का रोना है, ठीक है। एड्रेसिंग ओबेसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, एनसीडीज मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ओके, एंड डिजिटल एडिक्शन एज ए इकोनॉमिक इंपेरेटिव। डिजिटल एडिक्शन के बारे में डिस्कशन है यहाँ पे, और वो हाईलाइट किया गया है, डिजिटल एडिक्शन बढ़ रहा है इंडिया में। तो ये कुछ चीजें हैं वो हमें हाईलाइट करने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ पर्सपेक्टिव, ओके। फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनरशिप, स्किलिंग करने की जरूरत है, और अगर ये करोगे तो अलाइनिंग द ह्यूमन सिस्टम विद डिजिटल ट्रांजिशन, ये अलाइन होने से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ सकती है, ओके। तो ये तीन चीजों में भी आपको फोकस करना है, ये इकोनॉमिक सर्वे हमें यहाँ पे बताता है। देन अर्बनाइजेशन के बारे में क्या डिस्कशन है। अर्बनाइजेशन मेकिंग सिटीज वर्क फॉर द सिटीजन, ये एक स्लोगन यहाँ पे दिया है। गवर्नेंस का डिफिसिट बहुत ज्यादा दिखाई देता है अर्बन इंडिया में। अर्बन है, जैसे कि इफ टेक एन एग्जांपल ऑफ पुणे सिटी, अर्बन सिटी है लेकिन ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ गवर्नेंस डिफिसिट। यू हैव टू क्रैक डाउन ऑन दिस गवर्नेंस डिफिसिट, okay. Cities lack the economic agency, we must address the invisible fault line, civic order without a social contract, okay. यानी जो फॉल्ट लाइंस है, फिर अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो होता क्या है, फिर हर कोई दूसरा बंदा तीसरे बंदे से झगड़ते हुए दिखता है रोड पे, दैट इज अ ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम, ट्रैफिक इशू भी है, ओके। तो वो एक्चुअली उस बंदे पे नाराज नहीं है, वो एक्चुअली उसकी सिचुएशन पे नाराज है, राइट। तो दैट इज द गवर्नेंस डिफिसिट वी हैव टू डील विद, जो लैंड में है, हाउसिंग में है, मोबिलिटी में है, सैनिटाइजेशन वेस्ट में है। मैंने आपको कहा ये चार एरियाज मेनली फोकस किए गए हैं जहां पे गवर्नेंस का डिफिसिट दिखा जा सकता है इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो इसे एड्रेस करना जरूरी है, ठीक है। इनफॉर्मेलिटी एज आउटकम, इंटीग्रेशन इनटू अ फॉर्मल इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ये तभी होगा जब आप ये गवर्नेंस डिफिसिट एड्रेस करोगे, ऐसे ये इकोनॉमिक सर्वे हमें कहता है। तो 2026 के लिए क्या रोड मैप होगा, तो स्ट्रेटेजिक सोबेरिटी, रन अ मैराथन एंड स्प्रिंट साइमल्टेनियसली, दिस इज द वी कैन से important takeaway of economic survey. You have to run marathon and sprint simultaneously. यानी जब भी आपको चांस मिले आप स्प्रिंट भाग जाओ, जब भी आपको डिफिकल्टीज ज्यादा दिखेंगी, यानी एक रोड का एग्जांपल लेते हैं, यानी इकोनॉमी को परफॉर्म कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या है 2026 का, तो सॉल्यूशन यही है सर, अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको जब स्पेस मिलेगी या फिर जब आपको जगह दिख रही है तब आपको स्प्रिंट दौड़ना है, यानी कम समय में आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, और आप जब आपको लगता है रोड ब्लॉक है तब आप धीरे धीरे जाओगे, यानी पूरा ऑब्जर्वेशन करके पूरे सिचुएशन को समझ के फिर आप डिसीजन लोगे, ओके। यू टेक योर ओन टाइम इन दैट सिचुएशन। तो स्प्रिंट और मैराथन साइमल्टेनियसली हमें रन करनी है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्लोबल डिसऑर्डर या फिर दिस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनारियो राइट नाउ वी आर फेसिंग, ओके। तो ये आप वर्ड जो वर्ड में हाईलाइट कर रहा हूं वो वर्ड आपको आंसर्स में लिखने हैं, उससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। देन बफर्स बिल्ड, उसमें क्या क्या करना है फिर कि बफर्स बिल्ड करो सर, कि बफर किस किस के, तो फॉरेक्स के बफर हो गए,
रिसोर्स के बफर्स हो गए, रिसोर्स कौन कौन से, एनर्जी रिसोर्स हो गए, मिनरल्स के हो गए, ओके, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई इन द वोलेटाइल वर्ल्ड। देन सिस्टम्स आपकी डाइवर्सिफाई करो, यानी इसका मतलब है अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करो, ट्रेड रूट्स अल्टरनेट एस्टेब्लिश करो आप, ओके, आप अल्टरनेट आपके पार्टनर्स सिलेक्ट करो ट्रेड के लिए, ओके, तो उससे आपकी सिस्टम डाइवर्सिफाई होगी और आपके ग्लोबल शॉक जो है वो आप एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डेवलप कर सकोगे। देन लीवरेज क्रेडिबिलिटी, यानी policy predictability and administrative are now strategic asset, use them to attract the long term capital। यानी इंडिया ट्रेडिशनली इज कंसिडर्ड एज अ स्टेबल इकोनॉमी, यस और नो, ऐसे सडन शॉक इंडियन इकोनॉमी में कभी नहीं आए हैं। तो ये जो स्टेबल इकोनॉमी है और वो जो स्टेबिलिटी है उसका आप यूज करो, उसकी क्रेडिबिलिटी जो प्रिपेयर हुई है आपकी वर्ल्ड में, तो उसे लीवरेज करो। ये एक इकोनॉमिक सर्वे कहता है। दिस इज द थर्ड पिलर वी हैव, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के सॉल्यूशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है लेकिन उसका सॉल्यूशन ये 3 पॉइंटर्स में इकोनॉमिक सर्वे दे रहा है हमें, ठीक है। तो द फाइनल चॉइस वी हैव इज रेजिलियन्स ओव्हर कम्फर्ट, यानी हमें जे मराठीत म्हणतो लावून धरायचं आहे, ओके, कम्फर्टेबली बसून राहायचं नाहीये की कोणीतरी आहे ये रे माझे, म्हणजे काय म्हणतात ना ते मराठीत म्हणतो आपण की असेल देव तर असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी, असा शब्द आहे, ठीक आहे, असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी, असं होणार नाही। आता जगाचं वातावरण अत्यंत गढूळ झालेलं आहे। यू हॅव टू रिलाय ऑन युअर सेल्फ, यू हॅव टू बी व्हेरी रेझिलियंट, वेअर यू हॅव टू go for a sprint, where you have to go for a marathon, you have to decide by yourself, so the choice is yours, okay। comfortably बसू नका, असंच म्हणलं इथे श्रेया, the enduring good and प्रिया, the fleeting comfort, you have to what यांचं म्हणणं आहे कि you have to go for श्रेया and not for a प्रिया, okay, the fleeting comfort is not required here, right। in the world of churn, India chooses resilience and delayed gratification to secure the Vikasit Bharat, okay, align, adapt and commit, this is the solution given by economic survey preface wala document for the what global uncertainties, because domestically we are strong। तो यहाँ पे हो गया आपका ये प्रीफेस का डिस्कशन, ये एक ओवरऑल डिस्कशन था। इसमें आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर बहुत कुछ स्कैटर्ड लग रहा है, डोंट यू वरी अबाउट इट, वॉच द नेक्स्ट वीडियो, देयर यू विल सी, या फिर सब्सिक्वेंट पार्ट भी आप देखिए, उसमें आप चैप्टर वाइज ये जो हम लोगों ने अभी ओवरऑल डिस्कस किया वो चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, ओके फ्रेंड्स। तो प्रीफेस के बाद में अभी जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक सर्वे, जहां पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रीफेस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया एक ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है, और इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी जो रेजिलिएंट है, बट स्टिल डोमेस्टिक सिनेरियो भी अगर रेजिलिएंट है तो ग्लोबल शॉक्स हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन हमें कैसे करना है, ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया। अभी इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे, और वो चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2025-6 पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर, यानी इसका डिस्कशन है कि ओवरऑल अगेन इकोनॉमी का सिनेरियो, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी डोमेस्टिक ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा ग्लोबल डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी डोमेस्टिक इकोनॉमी का क्या क्या परफॉर्मेंस है, कौन कौन से सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस है वो देखेंगे। इसमें मैंने मैपिंग आपकी सिलेबस से भी करने की कोशिश की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1, तो कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर हो सकते हैं सिलेबस वाइज। तो जीएस पेपर 3 के ज्यादातर टॉपिक होंगे ऑब्वियसली, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में डिस्कशन होगा, जैसे कि पॉवर्टी, रूरल डिमांड, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कशन होगा, ये टॉपिक है आपका। गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में डिस्कशन होगा, फिस्कल पॉलिसी डिफिसिट्स के बारे में डिस्कशन होगा। जीएस 3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का जो टॉपिक है हमारा, यानी जीडीपी एस्टिमेट, एम्प्लॉयमेंट पे उसका इंपैक्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो इकोनॉमी सर्वे चैप्टर नंबर 1 इज डीलिंग विद ऑल दीज टॉपिक्स, ओके, राइट। तो क्या क्या है, तो एग्जीक्यूटिव समरी, स्टेबिलिटी इन द स्टॉर्म, अगेन व्हाट इज स्टॉर्म, दैट नाउ यू ऑल नो, आपको पता है कि स्टॉर्म कौन सा है। तो स्टॉर्म इज अ ग्लोबल स्टॉर्म, वी नो दैट, ओके। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिसरप्शन, फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन, अभी हम लोगों ने प्रीफेस डिस्कस कर लिया है, तो ये सारी चीजें अभी हमें पता है, राइट। बट इंडियन शिप इज शाइनिंग, व्हाई, बिकॉज ऑफ सम ऑफ दिस फैक्टर, कि डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन,
डिमांड जो है इंडियन इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली आगे जाके हम लोग देखेंगे रूरल सेगमेंट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, अर्बन एरियाज के जगह पे रूरल एरियाज में डिमांड बहुत ज्यादा है, ये इकोनॉमी सर्वे कहता है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, फिस्कल डिफिसिट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, वो अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो की एरियाज क्या क्या है, तो रियल जीडीपी, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी कहा था, रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन 7%। इसका मतलब है कि एस्टिमेटेड रियल जीडीपी 2026 फाइनेंशियल ईयर estimated real GDP is 7.4% of GDP growth, which is a very good sign. GDP growth rate के बारे में डिस्कशन है, GDP नहीं, GDP growth rate, and 7.4% is a very good sign. Okay, considering the global storm again. इन्फ्लेशन इज वेरी लेस, पर्टिकुलरली सीपीआई की अगर बात की जाए, सीपीआई जो कंज्यूमर बेस्ड इन्फ्लेशन होता है वो 1.7% है, विच इज अ वेरी गुड साइन। बिलो 3% इन्फ्लेशन इज अ वेरी गुड साइन, हम लोग कहते हैं राइट, जो हम लोग बेसिक स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमी में भी सीखते हैं। फिस्कल डिफिसिट इज ऑन द ट्रैक विच इज 4.4%। हमने पिछले स्लाइड में देखा, पिछले डिस्कशन में देखा कि जो 2020 में ऑलमोस्ट 9% हमारा फिस्कल डिफिसिट था, वो रिड्यूस होकर 4.4% तक आ चुका है। सो दैट इज ऑन दी ट्रैक, 50% कम हो चुका है 5-6 सालों में। देन फॉरेक्स रिजर्व इज ग्रेटर देन 11th मंथ। इंपोर्ट कवर यानी 11 महीने से ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कवर सप्लाई कर सकते हैं, उतना फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है, तो कंफर्टेबल है फॉरेक्स रिजर्व, बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है फॉरेक्स रिजर्व। तो कोर आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है। वो कैसे स्ट्रांग है, पिछले प्रीफेस में मैंने आपको बताया, यहाँ पे कैसे स्ट्रांग है उसके फैक्टर्स हम लोग फैक्चुअल चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देन द राइज ऑफ इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, अभी ग्लोबली क्या हो रहा है, ग्लोबली अगेन एक नया कीवर्ड यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे देता है हमें, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, ग्लोबल कंटेक्स्ट। व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, द डेलिबरेट यूज ऑफ इकोनॉमिक मीन्स, जैसे कि सैंक्शंस हो गए, टेरिफ्स हो गए, एक्सपोर्ट कंट्रोल हो गया, टू अचीव द स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एंड, इसे कहते हैं इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। ये पहले पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट था, जियोपॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट था, अभी इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, यानी इकोनॉमी टूल यूज करके मिलिट्री कंट्रोल या फिर ओवरऑल कंट्रोल गेन करना, जो यूएसए करने की कोशिश कर रहा है राइट। जैसे कि उन्होंने उनका डॉलर उनको स्ट्रेंथ करना है, या फिर उनको उनकी मिलिट्री पावर, मिलिट्री हेजिमनी जिसे हम लोग कहते हैं, वो एस्टेब्लिश करके रखनी है, तो वो लोग क्या करेंगे, दे आर यूजिंग टैरिफ एज द टूल फॉर देयर स्टेट क्राफ्ट मेंटेनेंस। ओके, तो इसे लिए ये वर्ड है इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर, दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे, मेंस में आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। देन इफिशिएंसी ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन टू दी सिक्योरिटी ड्रिवन रेजिलियंस, यानी 1991 के बाद 2008-2010 तक हम इफिशिएंसी ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन की ओर गए थे, यानी इसका मतलब है जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, जहां से हमको टैरिफ कम लग रहे थे, जहां से एक्सचेंज बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, डिपेंडेंसी म्यूचुअल थी, वो हम लोग प्रेफर कर रहे थे, जिससे ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी की इफिशिएंसी बढ़ रही थी। लेकिन अभी क्या है प्रॉब्लम, नाउ द प्रॉब्लम इज वी आर अ सिक्योरिटी ड्रिवन रेजिलियंस, यानी जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो यूएस और रशिया का आपस में जमता नहीं है, तो फिर वो लोग क्या कहेंगे, यूएस क्या कह रहा है कि इंडिया को यू डोंट बाय ऑयल फ्रॉम द रशिया, so that is what, that is again security driven resilience. Okay, so this shift is there, ये इकोनॉमिक सर्वे रिकॉग्नाइज करता है ये शिफ्ट। ओके, फ्रेंड शोरिंग हो रही है, सप्लाई चेन फ्रैगमेंटेशन। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है, फ्रेंड शोरिंग पूछा गया है आपसे, फ्रेंड शोरिंग यहाँ पे दिया है नीचे, व्हाट इज फ्रेंड शोरिंग। ओके, सो इंडिया स्ट्रेटेजिक गोल क्या होना चाहिए, फ्रॉम रेजिलियंस टू स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। अगेन एक कीवर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, तो स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब है आप इतने आपका कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, यानी वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है वो कुछ अगर करने की कोशिश करेंगी तो वो इंडिया को स्किप करके कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी होगी। तो ऐसा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीजों में आपको एज लाना जरूरी है। तो वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है, तो वो ग्लोबल वैल्यू चेन हो सकती है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट हो सकता है, रेयर अर्थ मिनरल हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या फिर दूसरी कोई सर्विस सेक्टर हो सकता है, चीप लेबर हो सकता है। ऐसी कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए जो इररिप्लेसेबल है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमीज, तो तभी जाके आप एक्सक्लूड नहीं होंगे। जब कोई भी कोई ग्लोबल इकोनॉमी एक नया ऑर्डर एस्टेब्लिश होने की कोशिश होगी तो आप एक्सक्लूड उसमें नहीं होंगे। सो दैट इज स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी।
I hope you understand the word. Okay, if you don't, please go ahead through this definition, है ना. और मैंने कहा फ्रेंड शोरिंग क्या होता है, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये पूछा गया है यूपीएससी में. ठीक है, नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग क्या होता है. अभी देखते हैं जीडीपी. जीडीपी जो है डोमेस्टिक, तो उसका जो ग्रोथ अगर आप देखोगे 7.4% इज अ ग्रोथ रेट विच इज अ गुड साइड, वो हम देख लिया. लेकिन वो जो ग्रोथ है वो कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है प्राइवेट कंजम्पशन से. ठीक है, द डिमांड साइड. ओके, इंजन फॉर द ग्रोथ अल्टीमेटली. प्राइवेट कंजम्पशन हमारा बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में. क्यों ज्यादा है, द ऑब्वियस रीजन इज सर पॉपुलेशन ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने से एस्पिरेशंस भी ज्यादा है, और एस्पिरेशंस होने से डिमांड भी ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है तो फिर कंजम्पशन भी ज्यादा है. दिस इज द चेन, सिंपल चेन. तो देखिए टोटल इसमें से सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आपका, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन. ठीक है, एंड दैट इज द हीरो वी हैव. 61.5%, हाईएस्ट शेयर सीन्स 2012. आज की डेट में 2012 यानी ऑलमोस्ट डबल. ओके, तो वो से प्राइवेट कंजम्पशन ज्यादा है, और उसमें राइजिंग द रूरल इनकम इज द रीजन. रूरल इनकम बढ़ रहा है हमारा क्योंकि मॉनसून अच्छा है, अर्बन डिमांड भी हमारी अच्छी है. ठीक है, तो रूरल इनकम बढ़ा है इसीलिए रूरल डिमांड बढ़ी है और प्राइवेट कंजम्पशन ज्यादा है. Okay, that is one factor. Then the next number comes is your investment. Okay, investment कौन सी हो सकती है, तो investment is ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF इन्वेस्टमेंट इज. तो इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, फिर वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, या फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो. हेलो, हाँ, तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो या फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट इज द नेक्स्ट फैक्टर. व्हाई, बिकॉज गवर्नमेंट फ्रॉम सिंस द लास्ट ईयर, आपने पिछले इकोनॉमिक सर्वे या फिर पिछले इसमें भी देखा होगा बजट में, तो डिमांड साइड में फर्स्ट है आपका प्राइवेट कंजम्पशन, देन है आपका इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है वो मैं बोल रहा था आपसे कि आपने पिछले इकोनॉमिक सर्वे या पिछले साल के बजट में भी देखा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ह्यूज इन इंडिया. ओके, गवर्नमेंट इज डूइंग मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसकी वजह से प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो गवर्नमेंट पुश टू द कैपेक्स इज द रीजन फॉर इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट. फिर एक्सपोर्ट भी हमारा एक शेयर है ग्रोथ में, रेजिलिएंट डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन. एक्सपोर्ट कौन सी चीज में, पर्टिकुलरली सर्विसेज में. सर्विस एक्सपोर्ट इज अ गुड थिंग. ओके, ऑफसेटिंग द गुड्स ट्रेड डिफिसिट. सर्विस एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि वो गुड्स का जो एक्सपोर्ट का या फिर ओवरऑल ट्रेड का गुड्स का डिफिसिट है उससे ओवरकम करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहा है. सो ये चीजें हैं जो डिमांड साइड फ्लक्चुएट या फिर बूस्ट दे रही है, और इसीलिए जीडीपी ग्रो हो रहा है. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीडीपी ग्रोथ रेट इतना ज्यादा क्यों है, सो दीज आर दी फैक्टर्स वी हैव इन इंडिया डोमेस्टिकली. ठीक है, देन अगर सेक्टर्स की बात की जाए ओवरऑल, तो अगर आप देखोगे सप्लाई साइड, दैट इज सप्लाई साइड, वहां पे डिमांड साइड हो गई. अभी सप्लाई साइड का डिस्कशन करेंगे. सप्लाई साइड में कौन कौन से फैक्टर है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड इज दी 3.1%. तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इट इज ओके फॉर फीडिंग अप आवर इकोनॉमी, दैट इज सफिशिएंट. ओके, तो क्रॉप आउटपुट इज वोलेटाइल. यहाँ पे ये जीडीपी शेयर है, हाँ राइट. तो क्रॉप आउटपुट इज वोलेटाइल, बट allied sectors are growing steadily at 5 to 6%, acting as a safety net. यानी क्रॉप सेक्टर जो है वो अगर थोड़ा मानसून की वजह से या फिर कुछ अलग अलग डिजास्टर्स की वजह से वोलाटाइल होगा, तो उसे कंपेंसेट करने के लिए अलाइड सेक्टर काम कर रहा है 5 to 6%, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है. सो दिस इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का शेयर 3.1% है. देन कमिंग टू इंडस्ट्री, जीडीपी ग्रोथ में 6.2% शेयर इंडस्ट्री का है, विच इज अ गुड साइन. मैन्युफैक्चरिंग 7% ग्रोथ रेट है. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अबव एवरेज है. कंस्ट्रक्शन का भी 7% ग्रोथ रेट है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन. एंड द वी कैन से master player here is, or the economic survey used the term as a powerhouse is service sector. 9.1% growth rate है सर्विस सेक्टर का, which is again a good sign. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ देखिए प्रीलिम्स के फैक्ट्स वगैरह ऐसे भी देने की कोशिश की है नीचे, अगर आप पढ़ सकते हो तो यू जस्ट गो थ्रू इट, है ना. ये सारे बारीक छोटे छोटे फैक्ट्स मैं यहाँ पे नहीं कवर करूंगा, बट आई विल प्रोवाइड यू दिस पीपीटी, यू कैन रेफर दिस पीपीटी. ओके, यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर, आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, सो ये एक चीज है. देन
मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ क्यों रही है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ क्यों रही है, बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यही दिया है यहाँ पे, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, क्राउडिंग इन हो रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है। ओके, और उससे फिर जॉब क्रिएट हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है, और जॉब और डिमांड क्रिएट हो रही है तो उससे फिर उसके बाद वापस कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाने की जरूरत है। सो दिस इज अ वर्चुअस साइकिल वी हैव। ओके, सो दैट इज अ वर्चुअस साइकिल वी हैव इन द इकोनॉमी। ओके, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ रही है। ओके, राइट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने के लिए, यानी जो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसे सपोर्ट करने के लिए बैंक्स भी हमें काम कर रही हैं, क्योंकि बैंक्स का जो एनपीए है वो बहुत कम हो चुका है। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में, सिंस 2018 बैंक का एनपीए कम होते जा रहा है, और नाउ द बैंक एनपीए इज 2.2%। सो बैंक्स, इंडियन बैंक्स आर रेडी टू लेंड मोर मनी टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। ओके, और इसीलिए वो इंप्रूवमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। कॉर्पोरेट डीलेवरेजिंग, क्लीन बैलेंस शीट, रेडी टू बोरो, यानी कॉर्पोरेट्स जो है वो बैलेंस शीट उनकी क्लीन रखते हैं और फिर बैंक भी उन्हें कर्जा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। ओके, सो दिस इज द वर्चुअस साइकिल वी आर फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। आई होप इट इज इजी, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्राउडिंग इन इफेक्ट समझ में आता है, क्राउडिंग इन इज कमिंग अप एंड क्राउडिंग आउट इज गोइंग आउट, दैट इज क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट। ओके, जो वर्डिंग्स में मैं पर्सनली ये कमेंट सेक्शन देखने वाला हूं, चेक करने वाला हूं, जिन जिन वर्ड्स में आपको डिफिकल्टी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली लेटर ऑन आई विल राइट और आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट फॉर श्योर। ठीक है, राइट। देन इन्फ्लेशन, द साइलेंट सक्सेस, इन्फ्लेशन भी कम हो चुका है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है, यानी शार्प डिसइन्फ्लेशन। व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? डिसइन्फ्लेशन पता है हमें, इन्फ्लेशन के अपोजिट होता है डिफ्लेशन। प्राइजेस डाउन होना, प्राइजेस अप होना होता है इन्फ्लेशन, प्राइजेस डाउन होना होता है डिफ्लेशन। बट व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? डिसइन्फ्लेशन इज रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन, जैसे कि जीडीपी का ग्रोथ रेट था, वैसे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो रेट कम हो रहा है, विच इज अ गुड साइन, है ना, विच इज अ गुड साइन, एंड पर्टिकुलरली इन अ फूड। ओके, तो यहाँ पे दिया है 2023 में से ऑलमोस्ट 7% से शुरू हुआ था रेट, वो अभी कम होके आ गया है 1.7%। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन वी हैव इज 1.7%। ओके, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या आता है, सारी चीजें आती हैं, फूड, फ्यूल, जितनी वोलेटाइल चीजें हैं वो सारी आती है। कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है, कोर इन्फ्लेशन इज अ मैनेजेबल लेवल, दिस इज कोर इन्फ्लेशन वाला लेवल, ठीक है, विच इज अ मैनेजेबल थिंग एक्सक्लूडिंग द वोलेटाइल एलिमेंट, दैट इज फूड एंड फ्यूल पर्टिकुलरली। तो कोर और हेडलाइन क्या होता है वो बेसिक इकोनॉमी में हमने कवर कर लिया है। तो कोर इन्फ्लेशन तो वैसे भी कम होता है क्योंकि वो वोलेटाइल जो प्रोडक्ट है जैसे कि फूड और फ्यूल वो नहीं इंक्लूड करता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है, लेकिन दैट इज आल्सो 1.7%। सो नियर अबाउट ये दोनों सेम आ चुके हैं, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, फिस्कल ईयर 2026 अप्रैल टू दिसंबर। ओके, एंड दैट इज अ गुड साइन अगेन फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में होगा देन ओनली अदर थिंग्स कैन बी व्हाट वर्कड आउट। फॉर एग्जांपल बैंक ज्यादा लोन दे सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा ईज हो सकती है, ओके, डिमांड ज्यादा बूस्ट हो सकती है, ओके, ये सारी चीजें हो सकती है इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट या फिर कम है आपके इसमें, है ना। तो लो इन्फ्लेशन यही दिया है यहाँ पे कि अलाउड मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग, रेपो रेट कट्स। ये सी मैं आपको ये गारंटी देता हूं, दिस वुड बी द एक्सीलेंट रिवीजन लेक्चर फॉर योर इकोनॉमिक स्टडी। अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी और आप कनेक्ट द डॉट्स कर सकते हो कि इन्फ्लेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आते हैं, questions will not be borrowed directly from the economic survey but definitely they are conceptual based। जैसे कि यहाँ पे ये पूछना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इन्फ्लेशन कम हो चुका है तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो सकता है या नहीं हो सकता है, डेफिनेटली ईज होगा ना, क्योंकि इन्फ्लेशन कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो गया है। ओके, तो इन्फ्लेशन कम है तो रियल परचेसिंग पावर भी बढ़ती है, ओके, फॉर द कॉमन पीपल, ओके, और उससे इंक्लूसिव ग्रोथ भी होती है। नाउ व्हाट इज रियल परचेसिंग पावर? परचेसिंग पावर इन्फ्लेटेड, यानी अगर ये पेन की कॉस्ट, सी दिस पेन इज अ एसेंशियल कमोडिटी, तो अगर इस पेन की कॉस्ट 10 रुपए है तो आई कैन परचेज दिस। अभी इन्फ्लेशन हुआ और इस पेन की कीमत 50 रुपए हो गई, आई कैनॉट अफोर्ड दिस बट आई हैव टू bought this, why I have to buy this, because it is a necessary good, yes or no। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी परचेसिंग पावर बढ़ चुकी है, मैं 50 रुपए का पेन अफोर्ड कर सकता हूं, दैट इज नॉट द केस देयर।
Case is just that is a inflated purchasing power. Why? Because the inflation is there in this pen, but 10 रुपए is my real purchasing power. तो इसीलिए अगर इन्फ्लेशन आपका कम है तो रियल परचेसिंग पावर आपकी ज्यादा होगी. ओके, एंड विच इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल साइन फॉर एनी इकोनॉमी. ओके, आई होप इट इज क्लियर है ना. कंसेप्चुअल जा रहे हैं हम ऐसे धीरे धीरे. देन अगर फिस्कल पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करें तो ग्रोथ एंड प्रूडेंस बैलेंस हो रहा है. फिस्कल डिफिसिट जैसे कि डिस्कस किया 4.4%. रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी अच्छा कलेक्ट हुआ है. तो ग्रोथ सपोर्ट, कैपेक्स को हम लोग ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. सोशल वेलफेयर की स्कीम्स वो तो चला ही रहे हैं हम लोग, एंड पैरेलली फिस्कल कंसोलिडेशन कर रहे हैं. व्हाई? क्योंकि ये ऐसे तराजू का दिलेलं आहे. कारण बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको एक्सपेंडिचर करना है, और अगर आपको एक्सपेंडिचर करना है तो आपको यानी कैपिटल पुश देना है, सोशल वेलफेयर चलाना है तो एक्सपेंडिचर करना है, और अगर एक्सपेंडिचर करना है तो सर डिफिसिट तो आपका बढ़ ही जाएगा ना. यस और नो? तो डिफिसिट बढ़ेगा, लेकिन डिफिसिट कैसे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं. इसीलिए अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है तो ये बैलेंस कर रहा है. याच्यासाठी हा तराजू काटा दिलाय. तो डिफिसिट टारगेटिंग टैक्स बायन्सी. व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स बायन्सी? अगेन दिस इज फॉर योर होमवर्क. व्हाट इज टैक्स बायन्सी? जीडीपी ग्रोथ रेट जितना बढ़ेगा उतना आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा. दैट इज टैक्स बायन्सी. You have to tell me in the comment section if the tax buoyancy is greater than 1. What is the takeaway? ठीक है. तो शिफ्ट फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर की क्वालिटी भी हमारी इंप्रूव हो रही है. दिस इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन. देन रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है, वो भी मैंने आपको बता दिया. तो बेसिकली क्या है कि फिस्कल पॉलिसी के बारे में अगर बात की जाए तो वो बैलेंस्ड है ओवरऑल. ओके, तो इसके यहाँ पे एक लिंकेज मैंने दी है लॉजिक बिल्ड करने के लिए कि लोअर द फिस्कल डिफिसिट आपका कम है, लोअर द फिस्कल डिफिसिट रिड्यूस द गवर्नमेंट बोरोइंग. ऑब्वियसली तो गवर्नमेंट को बोरो नहीं करना पड़ेगा ज्यादा. एंड देन लोअर द बॉन्ड यील्ड विच इज अ गुड थिंग, एंड चीपर लोन अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर. तो ये भी एक लिंकेजेस है. अभी ये डॉट कैसे कनेक्ट होते हैं, अगेन दैट इज फॉर योर होमवर्क, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बेसिक डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये आपको करनी है. अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, कनेक्ट विथ मी. ओके, आई डिस्कस विथ यू. एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी अमिड द फ्लक्स क्या है सर यहाँ पे? तो एक्सटर्नल सेक्टर की तो पता ही हमें, ग्लोबल शॉक, ग्लोबल विंड्स जरा डिफिकल्ट है. तो करंट अकाउंट डिफिसिट मैनेजेबल है 0.8% ऑफ जीडीपी. एफडीआई फ्लो एआई की तरफ शिफ्ट हो चुका है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो चुका है. ओके, फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास कितने हैं वो मैंने आपको बता दिया. ग्रेटर देन 11 मंथ ऑफ इंपोर्ट कवर हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, इतने फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास. सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ये हमारा सरप्लस है. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ये हमारा डिफिसिट है सर. ठीक है, सर्विसेज सरप्लस है, मर्चेंडाइज डिफिसिट है. ओके, तो इसीलिए, और इन दोनों का कैलकुलेट करोगे तो फिर ओवरऑल डिफिसिट करंट अकाउंट ये डिफिसिट में है हमारा. ठीक है. करेंसी डिप्रिसिएशन तो चल रहा है, बट ऑर्डरली डिप्रिसिएशन है. ज्यादा ऐसे अचानक भयानक डिप्रिसिएशन नहीं करना है, नहीं हो रहा है. डिप्रिसिएशन भी ऑर्डरली है हमारा इकोनॉमी में. ओके, रुपी डिप्रिसिएशन की अगर बात की जाए तो. ठीक है. देन एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइनिंग है, विच इज अगेन अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी. ठीक है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो जो है वो बढ़ रहा है, विच इज अगेन अ गुड साइन, एंड स्पेशली दैट इज अमंग द वुमेन्स, वो भी बढ़ रहा है. देन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि 4 लेबर कोड हम लोगों ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं. टोटल 29 लॉज थे, उनको कंसोलिडेट करके ये 4 लेबर कोड हमने नए प्रोसीड किए हैं. ठीक है. देन पावर्टी एंड रूरल डिमांड. पावर्टी डिक्लाइन कम हो चुकी है हमारी. रूरल डिमांड 79% हाउस होल्ड रिपोर्ट द इंक्रीज्ड कंजम्पशन, जैसे ये नाबार्ड स्टडी कहता है. जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, रूरल इनकम बढ़ रहा है, इसीलिए रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है, और इसीलिए ही रूरल डिमांड भी बढ़ रही है. दैट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस डिस्कशन ओनली. ओके, राइट. तो ये एम्प्लॉयमेंट और इंक्लूजन के बारे में थोड़ा डिस्कस करता है सर्वे. देन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ये वर्ड नाउ कास्टिंग मॉडल, तो ये वर्ड मैंने कहा था आपको, ये याद रखिए, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज नाउ कास्टिंग? नाउ कास्टिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल है. डेटा कलेक्शन हमें रियल टाइम में करना है, और कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी डिस्कस करने हैं जो वो हमारे
रिजल्ट के लिए या फिर कंक्लूजन के लिए कनेक्ट होंगे। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं मैं आपको। सपोज इफ आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, ओके, अगर मैं कोई गवर्नमेंट सर्विस अवेल करता हूं, गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि मैंने कहा कि अरे मुझे पीएम उज्ज्वला के तहत मुझे गैस सिलेंडर सब्सिडाइज प्राइस में लेना है, ओके, या फिर अगर मेरी वाइफ कहेगी कि लाड़की बहन योजना में मैं एनरोल करती हूँ, तो फिर गवर्नमेंट क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा क्या? डेफिनेटली करेगा कि सर ये तो फेसबुक यूज करते हैं, इनके पास तो आईफोन है, इनके पास तो ये है वो है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो फिर भी ये लाड़की बहन या फिर सब्सिडाइज गैस सिलेंडर को क्यों अप्लाई कर रहे हैं? दिस इज दी नाउ कास्टिंग, ओके, यानी इसका मतलब क्या होता है? न्यू इनिशिएटिव, ये प्रीलिम पॉइंटर है, तो इसीलिए ये वर्ड याद रखिए, नाउ कास्टिंग। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिज, जीएसटी टू प्रेडिक्ट द जीडीपी, ओके, यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं पर्टिकुलर, यानी इफ आई एम अ पुअर पर्सन, ओके, मैं अगर खुद को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में पॉवर्टी लाइन के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन दिखा रहा हूं, लेकिन मेरा मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक लेवल से ज्यादा है, तो इसका मतलब है मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूं डेटा में। यस सर, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नाउ कास्टिंग करेगी। नाउ कास्टिंग का मतलब क्या है? तो नाउ कास्टिंग मॉडल यूज करेगी। इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना कर रहा है, सिर्फ इसका मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एमपीसीई यूज करते हैं ना। तो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें उसको देखना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी कर रहा है, उसके पास टू व्हीलर कितनी है, फोर व्हीलर कितनी है, उसको फूड कितना वो अफोर्ड कर सकता है, ओके, दिस वे। तो कुछ अदर इंडिकेटर्स यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उस एग्जैक्ट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके लिए वो स्कीम्स एप्लीकेबल है। तो इससे कलेक्शन, डेटा कलेक्शन जो है वो अच्छी तरीके से हो सकता है, और अगर डेटा कलेक्शन अच्छी तरीके से होगा तो पॉलिसी अच्छी तरीके से चलेगी और गवर्नेंस भी अच्छी तरीके से हो सकता है। दिस इज योर व्हाट नाउ कास्टिंग मॉडल। आई होप इट इज क्लियर, वेरी क्लियर, ओके। अगर नहीं तो एक बार ये पढ़ लीजिए, यू विल बी क्लियर विद दिस, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन रिपीटेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैपिटल हमारा स्ट्रांग है, लेबर हमारा स्ट्रांग है, ओके, तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी स्ट्रांग होगी, और फिर हमारा पोटेंशियल ग्रोथ का टारगेट है 7%, ओके, राइट? दैट ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, 2026 का। अब नाउ व्हाट इज पोटेंशियल ग्रोथ? क्योंकि पोटेंशियल ग्रोथ, पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ, इसके बारे में यूपीएससी 2015 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए डेफिनेशन भी दी है। यू कैन गो थ्रू दिस डेफिनेशन। पोटेंशियल ग्रोथ इज द रेट ऑफ इकोनॉमी कैन सस्टेन विदाउट द ओवरहीटिंग, दैट इज पोटेंशियल ग्रोथ, ओके। तो 7% इज द मीडियम ग्रोथ रेट आउटलुक वी हैव टू गो, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, वो बस यहाँ पे मैंने एक लिस्ट में दी है, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट क्या होता है, फील्ड शोरिंग, फ्रंट शोरिंग क्या होता है, मैंने आपसे पूछा था, देन स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, नाउ कास्टिंग, प्राइमरी डिफिसिट, ये सारे वर्ड्स कीवर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, वो बस मैंने यहाँ पे क्लब करके दिया आपको, आपका काम इजी होने के लिए, ठीक है। ओके, राइट? सो दिस इज अबाउट योर वर्ड टॉपिक। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं आपको फॉर द प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी दिए हैं, ऐसे टॉपिक हो या फिर जीएस3 के बारे में हो, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ इफ यू वांट टू एड्रेस द क्वेश्चन, एंड अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड, try to write the question answer and send it to me. Where you can send it to me on my personal number, okay? ठीक है। और आपको अगर पसंद आ रहा है डिस्कशन अभी तक का, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि हमें समझेगा कि कितने लोग इसे देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है, तो हमें वो समझ में आएगा, ओके। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 बेसिकली। नाउ लेट्स गो टू क्विकली चैप्टर नंबर 2। अभी हम लोग बहुत ज्यादा रिपीटेशन होगा, इसीलिए हम लोग क्विकली अभी नेविगेट कर सकते हैं चैप्टर 1, 2, 3 में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 इज फिस्कल डेवलपमेंट, एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। यानी यहाँ पे क्या करना है, ये थीम देखेंगे हम लोग। द बिग पिक्चर इज फिस्कल रेजिलियंस अमेन ग्लोबल ट्रैप, ये भी हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है प्रीफेस में। कंपेयरिंग जनरल गवर्नमेंट डेट रेट, तो 2020 से जो गवर्नमेंट का डेट है वो चेंज हो रहा है। यूएसए का अगर ट्रेंड आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7% प्लस हो चुका है। फ्रांस का सिंस 2020 की बात, यानी फ्रॉम 2020 टू 2026, अगर गवर्नमेंट डेट का मतलब क्या होता है, पब्लिक डेट,
ओके, तो ये पब्लिक डेट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो पब्लिक डेट यूएसए का 7% बढ़ चुका है, फ्रांस का 4%, चाइना का 10%, लेकिन इंडिया का अगर आप देखोगे तो पब्लिक डेट ये 7.1% कम हो चुका है, -7.1%। ठीक है, यानी जो पैंडेमिक के वक्त हम लोगों ने कर्जा लिया था, है ना, कोविड के वक्त, तो वो कर्जा चुकाते चुकाते वो डेवलप्ड इकोनॉमीज का कर्जा और बढ़ने लगा है, लेकिन हमारा कर्जा कम हो चुका है। इसे हम लोग कहते हैं कि रेजिलियंस, वी आर फॉलोइंग द रेजिलियंस मैकेनिज्म, या फिर इसे अभी ये भी कह सकते हैं हम लोग कि फिस्कल कंसोलिडेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज द वेरी गुड साइन वी हैव, फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, राइट। ये जरूर है। तो प्रूडेंट फिस्कल चॉइस प्लस स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ इज इक्वल टू फेवरेबल इंटरेस्ट माइनस रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये याद रखिए, इतना डिस्कशन। तो नाउ फॉर यू आई हैव अ क्वेश्चन कि सर हमारा अगर डेट कम हो चुका है तो नाउ व्हाट इज द डेट टू जीडीपी रेशियो करंटली वी हैव इन आवर इकोनॉमी, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि करंट डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, दैट यू हैव टू टेल मी। ओके, डिफिसिट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अगर डिफिसिट्स देखोगे आप तो फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट, तीन डिफिसिट होते हैं मेन। बाद में मॉनेटरी डिफिसिट है, ओके, रेवेन्यू डिफिसिट है यहाँ पे। ओके, तो फिस्कल डिफिसिट अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज में है, 4.8 से 4.4% तक जा रहा है। रेवेन्यू डिफिसिट की अगर बात करोगे तो वो 3% है, और प्राइमरी डिफिसिट की बात करोगे तो 1% है। ओके, व्हाट इज प्राइमरी डिफिसिट, यहाँ पे मैंने बस डेफिनेशन दी है, यूपीएससी प्रीलिम्स डेफिनेशन, क्योंकि अभी यूपीएससी 2025, लेटेस्ट यूपीएससी 2025 में आपको फिस्कल डिफिसिट के बारे में, प्राइमरी डिफिसिट या फिर रेवेन्यू डिफिसिट के बारे में ऑलरेडी पूछा है। वहां पे बस एक फॉर्मूला दिया था और सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट फंबल हो गए। व्हाई? द रीजन इज दे हैव आस्क्ड यू द what minus what is your fiscal deficit. Okay, तो fiscal deficit is total borrowing, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट रिसीट्स, यही पूछा था आपको। ओके, राइट। रेवेन्यू डिफिसिट, तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स की तरह डेफिनेशन दी है। दिस इज द एक्चुअल फिगर्स ऑफ योर डिफिसिट, वेरियस डिफिसिट्स। बस ये तीन ही डिफिसिट ज्यादा जरूरी होते हैं। मॉनेटरी डिफिसिट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। देन डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो ओवरऑल रेवेन्यू रिसीट पोस्ट पैंडेमिक इज एवरेज अप फ्रॉम 8.5%, यानी 9.1% इज रेवेन्यू रिसीट, टोटल रेवेन्यू रिसीट। उन रेवेन्यू रिसीट्स में अगर आपने पब्लिक फाइनेंस पढ़ा होगा तो रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आता है, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। तो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे टैक्स रिसीट्स का कि 58.8 यानी ऑलमोस्ट 59% शेयर इज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन टोटल टैक्स। ओके, राइट। और टैक्स बायोंसी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, which is a good sign. Tax buoyancy is greater than 1. Tax collection is growing faster than the economy, which is I think it is a good sign. Good sign for the government and not for the citizens, है ना, right? Okay, ठीक है, हरकत नहीं। तो what do we mean by tax buoyancy? Okay, ये आपको पता होना चाहिए। This is for your homework. What is tax buoyancy? मैंने दिया है बाद में वहां पे, ठीक है। तो क्यों बढ़ रहा है, यानी डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का डिस्कशन है। जीएसटी अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट पोस्ट पैंडेमिक 9.1%, उसमें टैक्स रिसीट जो है, और टैक्स रिसीट में पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्स रिसीट जो है, तो वो ऑलमोस्ट 59% है। क्यों बढ़ा है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुकी है, बेस यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसका बेस बढ़ चुका है, यानी टैक्स बेस इंक्रीज हुआ है, और टैक्स बेस इंक्रीज होने की वजह से भी ये हो रहा है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स फाइलिंग हो रहा है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स हैबिट में आ रहे हैं, और इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, या फिर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। देन गवर्नेंस रिफॉर्म, नज थ्योरी इन द टैक्सेशन। व्हाट इज नज थ्योरी, ये क्या होता है नज थ्योरी, डिस्कस करते हैं हम लोग कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल। क्या दिया है यहाँ पे कि टैक्स बढ़ने के लिए गवर्नेंस रिफॉर्म, यानी डेटा एनालिटिक्स आप करोगे, डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप जेंटल प्रॉम्प्ट दोगे, और वॉलंटरी कंप्लायन्सेस को प्रमोट करोगे। यानी नज का मतलब होता है, तर मराठीत सांगतो, एखाद्याला असं झोपलेला एखादा व्यक्ती, त्याला जसं आपण हलवून उठवतो, तो टू नज, म्हणजे इफ आय हॅव नॉट फील द टॅक्स, तो आय विल जस्ट
push the email कि boss you have not filed the tax for this particular year, तो we are from the government, we request you to file the tax on a orderly basis. बस डन इतना ही करना है. तो डेटा एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करो कि जो लोगों ने टैक्स नहीं भरा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेक्स एसेट्स दिए हैं तो उसे जेंटल प्रमोट करो. ये ईमेल एसएमएस द्वारा कोई कोवर्सिव ऑडिट नहीं करना है, यानी उसे फोन करना है, नोटिस भेजना है, पुलिस भेजना है उसके घर, ऐसा कुछ नहीं करना है. ओके, तो दैट इज जेंटल प्रॉम्प्ट, देन वॉलंटरी कंप्लायंस, अपडेटेड रिटर्न्स. ओके राइट. तो ये प्रोसेस है. दिस इज अ नज थ्योरी इन टैक्सेशन. अगर आप नज करोगे तो वो टैक्स फाइल करने का परसेंटेज बढ़ जाएगा और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा. ठीक है राइट. बाकी ये हाउस रेंट अलाउंस और इम्पैक्ट केस स्टडीज ज्यादा जरूरी नहीं है हमें. ओके, देन जीएसटी 2.0, ये भी मैंने आपको प्रीफेस में कहा. इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं अभी. राइट, डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर. जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ ही रहा है. अगर आप जीएसटी कलेक्शन ईयर ऑन ईयर देखोगे तो दैट इज इंक्रीजिंग. जीएसटी 2.0 क्या है? तो ये हम लोगों ने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी देख लिया था इकोनॉमी के सेशन में. जीएसटी 2.0 की 3 रेट स्ट्रक्चर, 18, 5 एंड डीमेरिट्स गुड्स पे 40%. ओके, रेट रैशनलाइजेशन करना है, लॉजिस्टिक, ई वे बिल, ठीक है ये छोड़ दो. ठीक है राइट. सो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स की वजह से भी आपका कुछ टैक्स में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है. ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस में पर्टिकुलरली जीएसटी. तो ये तो हो गया रेवेन्यू की साइड. अभी एक्सपेंडिचर की साइड में बात करेंगे. तो कंजम्पशन टू एसेट एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सर एक्सपेंडिचर रीबैलेंसिंग हो रहा है. रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है? अभी तक हमारा फोकस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे था. अब हम लोग इन्वेस्टमेंट, वी आर फोकसिंग मोर ऑन द इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट क्रिएशन पे. तो फ्रॉम द कंजम्पशन टू द एसेट क्रिएशन, ये हमारा फोकस है. अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखोगे तो फेल फ्रॉम 13% टू 10% नियर अबाउट. ओके, रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा है. इसका मतलब ये है, इफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिड्यूसिंग, दिस मींस दैट consumption expenditure is reducing, and if capital expenditure is increasing, this means that asset is getting created. Okay, again very simple, very easy. Okay, and this is a good sign. तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल एसेट. ठीक है, तो दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट इज 4% ऑफ द जीडीपी, अगेन विच इज अ गुड साइन. ओके, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये पता होना चाहिए. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया मैंने. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, ये पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, ठीक है. देन एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर हम लोग कंजम्पशन से हम लोग एसेट क्रिएशन में जा रहे हैं, वो तो एक चीज हो गई. दूसरी चीज क्या है? एक्सपेंडिचर हम लोग रैशनलाइज भी कर रहे हैं. जैसे कि हम लोगों ने सब्सिडी भी रैशनलाइज की है. सब्सिडी रैशनलाइज की है तो इसका मतलब क्या है? सी, सब्सिडी ट्रेंड हमारा 1.9 से 1.1% शिफ्ट हो चुका है. पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं और डीबीटी, इसका इंपैक्ट भी अच्छा हुआ है. देन डेबिट पूल, यानी न्यू मॉडल है ये. इसमें क्या हो रहा है कि जो बेसिकली वेंडर और बेनिफिशियरी होता है वो जल्दी वैलिडेट होगा और वो टाइम में पेमेंट कर देगा. ये आरबीआई ने रूल किया है. अभी ये छोड़ दो आप, बस इसमें इतना याद रखो कि सब्सिडी रैशनलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज दिस इज अगेन गोइंग टू मच इन द डिटेल्स that we don't have to go, because this credit push is the old model and debit pull is the new model. credit push करना है, यानी गवर्नमेंट पहले पुश कर रही थी कि हमसे क्रेडिट लो, लेकिन अभी डेबिट पुल का एक मॉडल है. बट अगेन दैट इज टू मच इन द डिटेल्स. जो सीए वगैरह एग्जाम देते हैं उनके लिए वो होगा, वो हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं. बस इतना याद रखो कि एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी भी बढ़ रही है. सब्सिडी रैशनलाइजेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीबीटी वगैरह, इससे हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है राइट. देन सेंट्रल स्टेट ट्रांसफर. ओके, तो ये थोड़ा सा शेकी डायग्राम है यहाँ पे कि ट्रांसफर डबल, गवर्नमेंट कहता है या फिर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 6 सालों में ट्रांसफर सेंटर से स्टेट को फंड ट्रांसफर की बात हो रही है. ऑलमोस्ट डबल हो चुका है. तो ये फंड अगर डबल हो चुका है तो सेंट्रल रिसोर्सेस ऑलमोस्ट 41% टैक्स डेवल्यूशन कर रहे हैं स्टेट को. ठीक है राइट. बट द प्रॉब्लम है क्या है कि स्टेट की रेवेन्यू रिसीट उससे बढ़ रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट को ट्रांसफर कर रहा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिसीट में नहीं जाएगा, क्योंकि दैट इज नॉट अ लोन, दैट विल गो इनटू द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द स्टेट पर्टिकुलरली. ठीक है, तो स्टेट की रेवेन्यू रिसीट में जा रहा है. तो अगर आप देखोगे कि स्टेट की रेवेन्यू रिसीट बढ़ती ही जा रही है, लेकिन
रेवेन्यू रिसीट बढ़ने से स्टेट क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कैपेक्स के बारे में देखा, डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखी, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इट इज सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट इन एड टू द स्टेट फॉर कैपिटल एसेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर कैपिटल एसेट। तो एक्चुअल कैपिटल एसेट के लिए हो रहा है क्या यूटिलाइजेशन, तो द आंसर इज नो। स्टेट आर यूजिंग द फंड फॉर व्हाट, तो स्टेट आर यूजिंग द फंड फॉर क्या है, फॉर फ्रीबीज। ओके, तो इसीलिए यही डिबेट है कि स्टेट्स आर यूजिंग, जैसे कि लाड़की बहन योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड दे रहा है उससे एसेट नहीं क्रिएट हो रही है, फ्रीबीज पे वो पैसा यूज हो रहा है, विच इज अ बैड थिंग। ओके, एंड दैट इज हाईलाइटेड बाय दिस इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो एक फिर इसीलिए स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये एक नया पॉलिसी इनिशिएटिव, इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट कैपेक्स। ओके, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करो, ठीक है, और उसको कहो कि बाबा अगर आप ये अमाउंट 1.5 लाख करोड़ 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन ये हम लोग दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर ये हम लोग तभी देंगे आपको जब आप रिफॉर्म्स, हाउसिंग, स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल, लैंड रिफॉर्म्स, ऐसी चीजों में रिफॉर्म्स करोगे जिससे कुछ ना कुछ एसेट्स आपका क्रिएट हो सकता है। ओके ओके, और प्रोजेक्ट कौन से लेने हैं एसेट क्रिएट करने के लिए, दैट विल बी अ स्टेट गवर्नमेंट्स चॉइस, दैट विल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सी अल्टीमेट पर्पस क्या है, इंट्रिकसीज नहीं पता होगी तो भी चलेगा कि कितने पैसे है क्या है, आपको नहीं पता होगे तो भी चलेगा, लॉजिक या फिर फिलोसॉफी समझ लीजिए इसके बिहाइंड, इसके पीछे फिलोसॉफी यही है कि हमें क्या करना है, वी हैव टू एनकरेज द स्टेट टू वर्क ऑन द कैपिटल एसेट फॉर्मेशन। ओके, बस दैट इज द फिलोसॉफी वी हैव विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ठीक है, राइट। अभी यही दिया है इसमें कि स्टेट फाइनेंसेस द फ्रीबीज ट्रेड ऑफ। ओके, इस पे कंसर्न बहुत ज्यादा है इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है, कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर वर्सेस डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली कंजम्पशन, तो स्टेट का अगर देखोगे तो कैपिटल फॉर्मेशन से ज्यादा कंजम्पशन पे ही है, इसका पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि अगेन लाड़की बहन योजना, तो इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट ही होगा ना, राइट। Nobody, no investor will stay in your state because if you are going for a freebies culture, right? That is the simple trend we are facing here. ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेसन भी है हमारे पास, जैसे कि ब्राजील, मैक्सिको, ठीक है, राइट। तो अगर आप इनका मॉडल अप्लाई करोगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लिंक टू द स्कूल यानी कंडीशनल ट्रांसफर, कि अगर आपके बेटे, फॉर एग्जांपल लाड़की बहन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके, लाड़की बहना योजना, तो अगर लाड़की बहना को तभी पैसा मिलेगा जब उस बहना के जो लड़के हैं, लड़की हो लड़का हो कोई भी चिल्ड्रन हो, तो वो स्कूल में जा रहे हैं और उनकी स्कूल की एनरोलमेंट 100% है, तभी उनको लाड़की बहना को पैसा मिलेगा। दैट इज दी कंडीशनल ट्रांसफर। ऐसा तो एटलीस्ट कुछ करो, ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगी, और वो पैसा बर्बाद भी नहीं होगा। अभी सिर्फ पैसा ही देना है, दैट इज अ सेंसलेस थिंग। ठीक है, तो ब्राजील मैक्सिको के मॉडल आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देन थोड़ा से डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल डेट हमने डिस्कशन किया कि सस्टेनेबिलिटी है डेट में हमारी, और डेट तो हमारा 7% से कम भी हो चुका है, पब्लिक डेट 2020 से लेकर आज तक 6 सालों के बीच में अगर डिस्कशन करेंगे तो वो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देख लिया। ठीक है, राइट। तो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डेट की बात करेंगे, तो इंटरनल डेट ऑलमोस्ट 95% प्लस है, और एक्सटर्नल डेट नियर अबाउट 2.6%, किसके, ऑफ जीडीपी, है ना, राइट। ये याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, राइट। यहाँ पे करेंसी रिस्क ज्यादा नहीं है, व्हाई, बिकॉज मेजोरिटी डेट यू हैव अ इंटरनल डेट जो रुपीज में होगा। एक्सटर्नल डेट अगर ज्यादा होगा तो करेंसी रिस्क किसका है, करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है आपकी, बिकॉज यू आर बोरोइंग द डॉलर्स, नो, राइट, दैट इज अ थिंग। ठीक है, देन इंटरेस्ट रेट प्रोफाइल अगर आप कहोगे कि तो फ्लोटिंग मिनिमम है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो इसीलिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, फ्लोटिंग नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी थोड़ा कम है। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ, अगर आपका ग्रोथ रेट ज्यादा है इंटरेस्ट पेमेंट से, सो वी कैन से दैट यूर डेट जो है या फिर आपकी डेट प्रोफाइल जो है वो सस्टेनेबल है, दैट यू कैन से। इफ योर ग्रोथ इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट यू आर पेइंग, देन योर डेट इज सस्टेनेबल। ओके, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि
क्या, जैसे कि ये मैंने कहा कि 7.1% से रिड्यूस हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका ग्रोथ रेट है 7% लेकिन आपका डेथ रेट है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर। ठीक है, डन, ओके, इजी इजी कंसेप्ट है। देन डेट टू जीडीपी, डेट टू जीडीपी के अगर आप डिस्कशन करोगे तो पास्ट में एफआरबीएम एक्ट था हमारे पास, 3% फिस्कल डेफिसिट टारगेट, ओके, कंस्टेंट द ग्रोथ ड्यूरिंग क्राइसिस, ओके। देन प्रेजेंट कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पे 4.5% ऑफ डेफिसिट। अभी का डिस्कशन करोगे तो डेट टू जीडीपी रेशियो इज नियर अबाउट 50% ±1, ठीक है, 50% देखते हैं हम लोग, ओके। तो ये दो छोड़ दो, डेट टू जीडीपी रेशियो इज नियर अबाउट 50% वी आर टारगेटिंग हियर, ओके। ऐसे वी आर टारगेटिंग में कह रहा हूं, दैट इज नॉट राइट नाउ बट वी आर टारगेटिंग, प्रेजेंट तो ये है सर, ओके। तो डेट टू जीडीपी रेशियो वी आर टारगेटिंग इज 50% हियर, ओके। तो गवर्नमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है, ये छोड़ दो डिस्कशन, ओके, क्लियर है यहां तक। देन की इकोनॉमिक टर्म्स, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्राउडिंग आउट क्या होता है, यू कैन रीड दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड दिस डिस्कशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो ओके, तो कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो कंक्लूजन हम लोगों ने लिख लिया, समरी कि इंडिया इज सक्सेसफुल, स्टेबिलिटी है, फिस्कल डिफिसिट कम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ग्लोबल चैलेंजेस है, तो वे फॉरवर्ड अल्टरनेट डेट टू जीडीपी रेशियो करो। जीएसटी रिफॉर्म्स हम लोगों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हैं, स्टेट को उनका बैलेंस करने को बोलो, जो फ्रीवीज है वो कम करने को बोलो, ठीक है। तो प्रूडेंट फिस्कल चॉइसेस टुडे गारंटी अ विकसित भारत टुमारो। फिस्कल चॉइसेस का मतलब होता है कि थोड़ा कंस्ट्रेंट आपको लाना है, यानी रैशनलाइजेशन करना है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर रिड्यूस नहीं करना है, एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना है, ओके, दैट शुड बी योर थॉट, ठीक है। सो दिस इज योर टॉपिक चैप्टर नंबर 2। नाउ go for chapter number 3. Okay, the next chapter then we are seeing is chapter number 3 of economic survey and that is monetary management. तो मॉनेटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लिक्विडिटी कैसे मैनेज कर रहे हो इकोनॉमी में, ओके, दैट इज, एंड द जॉब ऑफ दिस इज ऑफ आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी ने बहुत ज्यादा ईज किया है, इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, व्हाई, बिकॉज इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, 1.7% अगर इन्फ्लेशन है और वो कंट्रोल में है तो मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। यही डिस्कशन है यहाँ पे भी कि आरबीआई रेट कट्स, रेपो रेट, सीआरआर, ये सारा कट कर चुका है आरबीआई, ओके। बैंक्स लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स, चीपर लोन्स टू द इंडस्ट्री, राइट, ये बहुत अच्छी चीज है। वो कितना है, 5.2%, ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, ओके, कितनी बढ़ चुकी है, अगेन दीज फैक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट फोकस ऑन द रेट कट, बिकॉज व्हाई, व्हाट द रेट कट एंड ट्रांसमिशन जो होता है। प्रॉब्लम ये है अभी तक बैंकिंग सेक्टर में या फिर पर्टिकुलरली मॉनेटरी पॉलिसी में प्रॉब्लम ये था कि आरबीआई तो रेट कट कर रहा है बट ये रेट कट बैंक्स की तरफ नहीं जा रहा है और बैंक्स ये रेट कट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है रिटेल कंज्यूमर को, ओके। तो रिटेल कंज्यूमर को ये रेट कट का ट्रांसमिशन होना चाहिए, दैट वाज द कंसर्न ऑफ आरबीआई फ्रॉम पास्ट 3-4 इयर्स। ये एड्रेस हो चुका है यहाँ पे। अगर आप रेपो रेट देखोगे तो रेट, ये तो हो गया ट्रांसमिशन सक्सेस, ऐसे कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। ट्रांसमिशन इज सक्सेस, दिस इज द ट्रांसमिशन। आरबीआई रेट कट ये इन रिटेल कंज्यूमर तक पहुंचने चाहिए एंड दैट इज अ ट्रांसमिशन इन दिस पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ऐसे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है एंड विच इज अ गुड साइन, ओके। अगर एनपीए की बात करोगे तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो था वो भी सॉल्व हो चुका है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स का मतलब है वी हैव अ फिस्कल डेफिसिट आल्सो एंड वी हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट आल्सो, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम इज आल्सो इन अ वे सॉल्व्ड। और ग्रॉस एनपीए जो थे हमारे वो भी 2014 से जो ऑलमोस्ट 10% प्लस थे वो भी कम होके यहाँ पे 2024 तक मल्टी डिकेडल लो तक आ गए हैं, राइट। सो दैट इज आल्सो अ गुड साइन वी कैन से, ठीक है। सर्विस सेक्टर में 1.8%, इंडस्ट्री में 1.9% एंड 1.1% पर्सनल लोन हमने दे दिए हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज फोकस करने की जरूरत है कि ग्रॉस एनपीएस आर वेरी लेस, ओके, विथ रिस्पेक्ट करंटली 2.2% हम लोगों ने वहां पे देखा था पिछले स्लाइड में, विच इज अ वेरी गुड साइन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, है ना, राइट। अभी एनपीएस क्या होते हैं, यू टेल मी। सो दिस इज अबाउट द मॉनेटरी सेक्टर। देन वी हैव नेक्स्ट सेक्टर इज योर एक्सटर्नल सेक्टर। अभी एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में तो हम लोगों ने प्रीफेस में बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है एक्सटर्नल सेक्टर में, ओके। दिस इज अ चैप्टर 4
क्या है यहाँ पे कि फ्रैगमेंटेशन, अनसर्टनिटीज, ये एक्सटर्नल सेक्टर का एक प्रकार का सिंबल है या फिर एक तरीके का साइन है कि आजकल ग्लोबल अनसर्टनिटीज क्या क्या है। लेकिन हमें क्या करना है, रेजिलेंट रहना है, जो हम लोगों ने प्रीफेस में भी डिस्कशन किया था। ओके राइट, तो कैसे रेजिलेंट रहेंगे हम लोग, तो यही दिया है कि ग्लोबल कंटेक्स्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन टू फ्रैगमेंटेशन। हाइपर ग्लोबलाइजेशन था पहले, ओके, उस वक्त एफिशिएंसी थी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन था, लेकिन अभी डिसरप्शन जोन में हम लोग है, ऐसे ये कह रहा है। एंड देन जियो स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। व्हाट इज जियो स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन? एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर देयर ओन सिक्योरिटी, फॉर देयर ओन वेलबींग, ओके, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी। ठीक है राइट तो ये है, तो इसमें क्या क्या, इसके एस्पेक्ट क्या क्या है, जो डिसरप्शन जोन है या फिर इससे जो हम लोग स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? फ्रेंड शोरिंग है, नियर शोरिंग है, कनेक्टर कंट्रीज हैं। व्हाट इज फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पिछले टॉपिक्स में या फिर पिछले डिस्कशन में, आप यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन। तो ये एस्पेक्ट्स हैं, तो ये एक ट्रेंड हमें दिख रहा है। यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये हम लोगों ने प्रीफेस में डिटेल इन डेप्थ डिस्कस कर लिया है। ठीक है अगर ट्रेड के बारे में डिस्कशन करोगे आप, तो मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट तो हमेशा होता है हमारा, राइट, लेकिन सर्विस ट्रेड हमारा हमेशा सरप्लस होता है। ओके, तो यानी करंट अकाउंट जो है, तो करंट अकाउंट ओवरऑल डिफिसिट है, लेकिन ओवरऑल डिफिसिट में मर्चेंडाइज डिफिसिट है, ये सरप्लस है। ठीक है राइट तो ये चीज है हमारी। फिर अगर आप मर्चेंडाइज ट्रेड के बारे में थोड़ा सा फोकस करोगे, क्योंकि सर्विस तो सर्विसेज है, ITES ये सारी सर्विसेज है, लेकिन मर्चेंडाइज में कैटेगराइजेशन होता है कि एक्सपोर्ट कौन से है और इंपोर्ट्स कौन कौन से है। ठीक है, तो PLI बूस्ट इंपोर्ट्स राइज हो रहे हैं। व्हाट इज PLI? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, जिन्हें दी थी, जो प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं उनको हम लोगों ने कुछ इंसेंटिवाइजेशन दिया था, और वो जो लिंक हम लोगों ने की थी, तो उससे हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, तो उससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, फार्मा, इंस्ट्रूमेंट्स, ये इनका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम। अगर इंपोर्ट की बात करें तो गोल्ड इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट है। ठीक है, गोल्ड इंपोर्ट बढ़ चुका है बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस ज्यादा बढ़ी है, इसीलिए गोल्ड इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो हम लोगों ने प्राइस डिक्लाइन, इसीलिए उसमें इंपोर्ट कम हो चुका है, इंपोर्ट बिल कम हो चुका है। प्राइस कम क्यों हुई है? बिकॉज रशिया हैज एग्रीड अस टू प्रोवाइड द क्रूड ऑयल एट द सब्सिडाइज रेट और एट द डिस्काउंटेड रेट, इसीलिए ये इंपोर्ट कम हो चुका है, राइट, या फिर सस्ता हो चुका है वी कैन से। ठीक है, तो टॉप एक्सपोर्टर कौन है और टॉप इंपोर्टर कौन है, ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पे, ये प्रीलिम्स के लिए बेसिकली। ठीक है ओवरऑल सर्विसेज के बारे में अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज डोमिनेंट शेयर लेता है, देन बिजनेस सर्विसेज, ओके, ग्रोथ इंजन, ओके, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, ओके, ये चीजें हैं इनमें। इंडिया इज रैंकिंग 2 इन ग्लोबली इन AI स्किल पेनिट्रेशन, यानी AI का मॉडल हम नहीं तैयार करते, लेकिन AI की स्किल हमें बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं, बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, राइट। तो सर्विस सेक्टर में इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर डिस्कशन किया जाए तो मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट है ऑब्वियसली, एंड दैट इज अ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर्विसेज सरप्लस है, सो दैट इज अ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज प्लस रेमिटेंसेस। देन करंट अकाउंट डिफिसिट है, that is 1.3% of GDP, which is a manageable thing we can say. ग्लोबल कंपैरिजन अगर आप करोगे तो इंडिया का 1.3% है, बाकी देशों का अगर जो आप देखोगे तो बहुत बहुत ज्यादा है। ओके राइट, तो करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया है, प्रीलिम्स को पिछली बार 2025 में ये ऐसी चीजें पूछी गई है, इसीलिए स्पेशल फोकस कीजिए इस पे। ठीक है राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये भी हमें पता है। रेमिटेंसेस पे, रेमिटेंस इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ योर करंट अकाउंट, बट इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेंथ when it comes to Indian current account. okay, तो प्राइवेट ट्रांसफर और ग्रॉस FDI, तो सी द डिफरेंस, प्राइवेट ट्रांसफर कितना ज्यादा है, मोर देन 50% देन द ग्रॉस FDI इनफ्लो वी हैव। तो रेमिटेंसेस की अगर बात की जाए तो इंडिया इज अमंग टॉप 3 कंट्रीज। ठीक है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुई है थोड़ी रेमिटेंसेस में। ओल्ड रेमिटेंसेस अगर आप कहोगे तो वो गल्फ कंट्रीज थी, GCC कंट्रीज थी, लेकिन अभी न्यू सोर्स अगर कहोगे आप तो वो USA, सिंगापुर, UK ये सोर्सेस हैं। यानी यहाँ पे लेबर बेस्ड अनस्किल्ड सोर्स था, यहाँ पे कंप्लीटली स्किल्ड सोर्स है, तो ये रेमिटेंस भी बढ़ जाएगा ना फिर, ये सुनो, तो ये शिफ्ट हो रही है।
हमारे जो बाहर जाने वाले लोग हैं पहले अनस्किल्ड थे, अभी वो हाईली स्किल्ड है, तो वो पैसा भी ज्यादा कमाएंगे और पैसा ज्यादा भेजेंगे भी। ओके तो टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस इज यूएसए वी हैव, एंड देन वी हैव यूएई, दैट इज दुबई, राइट। ओके एफडीआई के बारे में बात करोगे तो ग्लोबल एफडीआई तो कम हुआ है, लेकिन इंडिया का नेट एफडीआई, नेट बात करेंगे तो हम लोग बढ़ गया है नेट एफडीआई, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। कनेक्टर कंट्री स्ट्रेटजी, यानी ये सी ब्रिजिंग द जियोपॉलिटिकल डिवाइड, यानी हम आपसे एफडीआई कर लेते हैं, आपसे करते हैं, तो दीज आर द कनेक्टर कंट्री बेसिकली। ओके सो ये कनेक्टर कंट्री स्ट्रेटजी है। यहाँ पे एफडीआई क्या होता है, कनेक्टर कंट्री स्ट्रेटजी नहीं भी पता होगी तो एफडीआई क्या होता है ये तो पता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये तो हमें पता है कम से कम। तो एफडीआई, नेट एफडीआई इंडिया का बढ़ रहा है एज कंपेयर टू ग्लोबल एफडीआई, ठीक है, राइट। अगेन दैट इज अ गुड साइन। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये भी हमें पता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज 11th मंथ का इंपोर्ट हम लोग कवर कर सकते हैं, मोर देन 11th मंथ, वो हम लोगों ने देख लिया, दैट इज अ गुड साइन। देन एक्सटर्नल डेट का अगर देखें डिस्कशन, तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो इज 18.4 विच इज अ लो, ठीक है। सो इंडिया इज अ नेट डेटर बट लीवरेज सेफली एज कंपेयर टू द पियर्स। ओके 11th मंथ से ज्यादा अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है तो इसका मतलब है यूएसडी में, तो इसका मतलब है आप सेफ हो। ओके एक्सटर्नल डेट की अगर बात की जाए, और गोल्ड रिजर्व्स के बारे में बात की जाए तो डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम द डॉलर, गोल्ड रिजर्व हम लोग बढ़ा रहे हैं, हर कंट्री गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, व्हाई, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ डी डॉलराइजेशन कंसेप्ट। ओके तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट हियर। इन्फ्लेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए, ये लास्ट चैप्टर है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन इज रिकॉर्डेड लो 1.7%, दैट इज आल्सो वी हैड डिस्कस्ड। ओके पोटेंशियल ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 8% है अगर मैक्रो व्यू ऑफ इंडिया डीकपल्स फ्रॉम द ग्लोबल इन्फ्लेशन। ओके यानी ग्लोबली इन्फ्लेशन ज्यादा है बट इंडिया में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, व्हाई, बिकॉज डोमेस्टिकल डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, इस वजह से। ओके राइट तो ये 6% से लेकर अभी 1.7% तक आ गया है 2021 से 2025 तक, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का आप देखोगे और ये चाइना का आप देखोगे, ठीक है, राइट। चाइना का तो ऑलमोस्ट 0% ही है, ठीक है। तो मेनी इकोनॉमिक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज लाइक इंडिया अचीव द डिसइन्फ्लेशन विदाउट सैक्रिफाइसिंग द ग्रोथ। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको डिसइन्फ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन कम करना है तो आपको ग्रोथ सैक्रिफाइस करनी होगी। कैसे? आप मॉनेटरी पॉलिसी से रेट ज्यादा बढ़ाओगे, रेट ज्यादा बढ़ाने के बाद आप डिमांड कम करोगे तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा। तो आप अल्टीमेटली ग्रोथ सैक्रिफाइस करके इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करते हैं, बट इंडिया में ये नहीं हो रहा है। व्हाई? इंडिया में इन्फ्लेशन कम हो चुका है। व्हाई? देयर आर मल्टीपल डोमेस्टिक फैक्टर, क्योंकि जब आपको बाहर से टैरिफ लगाए जाते हैं तो यू बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द डोमेस्टिक फैक्टर। तो डोमेस्टिक ही डिमांड है और कंजम्पशन भी डोमेस्टिक ही है और सप्लाई भी डोमेस्टिक है, इसीलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ठीक है। एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इज एक्चुअली स्टिकी। तो रिफाइंड कोर, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। वैसे व्हाट इज रिफाइंड कोर? तो बेसिकली हेडलाइन माइनस फूड फ्यूल, ओके, एंड प्रीशियस मेटल, दैट इज रिफाइंड कोर। बस इतना याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू वी मीन बाय रिफाइंड कोर? तो कोर का तो पता है हमें, कोर इन्फ्लेशन इज आप फूड एंड फ्यूल माइनस करते हो हेडलाइन से, दैट इज योर कोर इन्फ्लेशन। वो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। बट रिफाइंड कोर, इसमें प्रीशियस मेटल भी जब आप माइनस करोगे तो दैट बिकम्स योर रिफाइंड कोर, ठीक है, राइट। तो दैट इज गुड। देन हीरोज ऑफ डिसइन्फ्लेशन, यहां पे समझ में आएगा आपको कि व्हाई द इन्फ्लेशन इज लो इन इंडिया। तो द फूड बास्केट, अगर आप इसका डिस्कशन करोगे, एग्रीकल्चर फेवरेबल होने की वजह से मानसून अच्छा है, 30+ टेस्ट विद स्टेट विद द नॉर्मल रेनफॉल है, इसीलिए हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया है। ओके दो चीज, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों होगा? दो चीजों से, एक तो फूड है और दूसरा है फ्यूल। तो फूड का तो यहाँ आंसर मिल गया आपको कि फूड की जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है वो ज्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल मानसून इन 30+ स्टेट्स। ओके दूसरा फ्यूल के बारे में, जैसे कि मैंने कहा पिछले इसमें कि 15.4% से फ्यूल कम हुआ है
ओके, फ्यूल का इंपोर्ट बिल कम हुआ है 15.4% से, क्योंकि हमने रशिया से सब्सिडाइज अमाउंट में फ्यूल लिया है राइट। तो इसकी वजह से ये जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है ये बहुत कम हो चुका है इंडिया में। आई होप यू गॉट द रीजन कि ग्लोबली इन्फ्लेशन ज्यादा है लेकिन इंडिया में कम क्यों हुआ है। दिस इज द रीजन हियर। ओके, वी हैव तो फेवरेबल एग्रीकल्चर, टॉप इफेक्ट पता है, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ऑल सॉ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्यों है? बिकॉज इंक्रीज इन द सप्लाई, डिफ्लेशन ज्यादा है, राइट। ओके, तो ये डिस्कशन है। एंड फाइनली तो ये क्या है कि एंकर्ड इकोनॉमी, तो द वर्डिक्ट इज इंडिया हैज डीप कपल्ड फ्रॉम द ग्लोबल वोलेटिलिटी। तो इन्फ्लेशन कम है, ग्लोबल एफडीआई कम हो रहा है, लेकिन इंडिया का एफडीआई बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हमें क्या दिखाती है? तो कि इंडिया ने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है कि ग्लोबल वोलेटिलिटी जो है उससे हम लोग डिटैच हो सकते हैं। ये कुछ कुछ मेजर सेक्टर्स में एक इंडियन इकोनॉमी के इंडिया ने अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हिस्टोरिकली जो हम पे एक प्रकार क्रिटिसिज्म किया जाता था कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है ग्लोबल सिचुएशन में, वो सारे इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में होते हैं, वो इम्पैक्ट हम लोग अभी धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं। कम करने की कोशिश हम लोगों ने की है लास्ट 3-4-5 सालों में। तो इसीलिए द वर्डिक्ट इज इंडिया हैज डीकपल्ड फ्रॉम ग्लोबल वोलेटिलिटी, इन्फ्लेशन इज एंकर्ड नियर द लोअर बाउंड ऑफ द टारगेट। ठीक है, तो दैट इज द गुड थिंग। तो फाइनल कोट इज इंडिया स्टैंड्स आउट फॉर अचीविंग अ शार्प डिक्लाइन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज हो गई है। तो इसमें हम लोग, हमारी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज होती है। दो वी आर इमर्जिंग इकोनॉमी, स्टिल वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर सेल्फ विद द ग्लोबल शॉक्स या फिर ग्लोबल हेडविंड्स, and we are still going ahead with the like-minded countries, and we are not going to bog down by the pressure of the developed nations like USA. okay, हम लोग हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, और कोई भी अगर प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा तो उस प्रेशर में हम लोग नहीं आएंगे। यही इन 4 से 5 चैप्टर्स में आप लोगों को देखने को मिला है। तो these are total 5 chapters we have from economic survey. okay, and this is the first part of our economic survey discussion. Next part will be subsequently uploaded by the another faculty. I hope you like this session. और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो फाइनली यू कैन मैसेज मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू शेयर दिस पीपीटी विथ यू। गो थ्रू दिस पीपीटी okay, rigorously, and if you can understand these and decode this economic survey through these PPTs, then it will be very beneficial for you for application of concept in your UPSC prelims. okay, ज्यादा रट्टाफाई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, यही एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। And thank you so much for listening me till the last point of the economic survey. Bye bye. Take care. We will meet you in the next one.